जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपने मौका दिया और मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को सलाम कहता हूँ। बाकी जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है तो सिर्फ़ एक लाइन क्विकली इसके अंदर ऐड करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स की पहले भी ज़रूरत थी और स्पेशली जो आजकल एरा चल रहा है जिसमें पैंडेमिक और दुनिया की माशियत बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, इस दौर के अंदर हमें इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है। तो मैं फिर से आईबीए का डॉक्टर शाहिद साहब का और जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इतने मोटिवेशनल और इतने क्लासिकल आइडियाज़ के साथ हमारे पास आए हैं और हम इंशाअल्लाह इसमें से बहुत सारे लोग जो है एक-दूसरे की हेल्प से जो है, वो ना सिर्फ़ एंटरप्रेन्योर होंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा और मौसर एसेट साबित होंगे। थैंक यू सो मच आमिर रिजवान साहब। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं हमें, कि जैसे हमेशा हम कहते हैं कि अपने नाम से पहले सीरियल नंबर लिख लें, तो काइंडली जिन लोगों ने नहीं लिखा हुआ, नबी बख्श ने नहीं लिखा हुआ, हिरा आसिम ने नहीं लिखा हुआ, और इसी तरह कुछ लोगों ने नाम के साथ सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ, काइंडली वो लोग लिख लें। अब्दुल राफे ने नहीं लिखा हुआ, काइंडली ये भी लिख लें। और मेरा ख्याल है हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। और एक मिनट, रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया। अम्मार रिकॉर्डिंग पे लगा दो, अम्मार रिकॉर्डिंग पे लगा दो। रिकॉर्डिंग पे लगाया मैं। शुरू होगी रिकॉर्डिंग शुरू होगी, ठीक है। मैं अब वेलकम करता हूँ मुनव्वर जमाल साहब को। ये हमारे आईबीए के अंदर होते हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग में हमारे बहुत एक्सपर्ट हैं। हमारे कोर्सेज के अंदर, सीडीए कोर्सेज के अंदर हमारे फैकल्टी हैं, ये पढ़ाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुनव्वर साहब से कि वो शुरू कर दें अपना सेशन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनव्वर जमाल है। आप सबका, पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज इस सेशन में मेरे साथ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग है। और मार्केटिंग का लफ्ज़ तो हम आमतौर पर सुनते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग जो है ये मार्केटिंग की ही एक शाख है, लेकिन इसके अंदर कुछ एसेंशियल डिफरेंसेस हैं। जिस तरह आपने एक इफेक्चुएशन थ्योरी पढ़ी होगी अपने इस प्रोग्राम के अंदर, और आपको आइडिया हुआ होगा कि ये नॉर्मल बिजनेस से जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो काफ़ी हैंड्स ऑन इफेक्चुएशन थ्योरी है कि आपको कोई बड़ी बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाने के लिए नेस्पा को हायर करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो बर्ड इन हैंड का जो प्रिंसिपल है उसको लेके हम करते हैं। तो जब हमारी बिजनेस की बुनियाद ही इफेक्चुएशन थ्योरी के ऊपर और एक नई सोच के ऊपर है, तो मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी थोड़े चेंज होंगे, उनकी थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो चेंज होगी। तो आज हम ये करेंगे। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो है वो मेरी अंग्रेजी में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम उर्दू में बात करके आपको समझाऊं, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है कि बात आपकी समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एट द एंड ऑफ द सेशन जो है, जो भी आज का मकसद है वो पूरा हो जाए। तो शुरू करते हैं जी लर्निंग गोल्स की तरफ। ये हमारे कुछ लर्निंग गोल्स हैं और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं आईबीए का ग्रेजुएट हूँ, 2009 से ग्रेजुएट किया है मैंने। 11 साल हो गए मुझे और अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम रहा है। मैंने दुनिया के टॉप ब्रांड्स के साथ काम किया है, जिसमें टोयोटा, बीएमडब्ल्यू शामिल हैं। फिर पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा ब्रांड है पीएसएल, उसके साथ में वाबस्ता रहा हूँ 4-5 साल, जब से ये लॉन्च हुआ था। फिर हमदर्द, मोबिलिंग, एचबीएल, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्री और अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर लीडिंग ब्रांड्स हैं। तो उन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के ऊपर है। जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और जब भी मैं एसएमईज या एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको एक ब्रांड्स के तौर पे ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि अगले 5 साल बाद जब हम कभी मिलेंगे और आप आईबीए सीडी पे तशरीफ़ लाएंगे, तो उस वक्त आपका एक अपना एक बिजनेस, अपनी एक आइडेंटिटी बन चुकी होगी। तो एज अ ब्रांड ऑफ द फ्यूचर मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में काम करूँगा। अच्छा जी, मार्केटिंग के क्विक कॉन्सेप्ट्स हम ज़रा दोहरा लें कि क्या होते हैं जी। मार्केटिंग कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए जो है वो कोई भी ह्यूमन नीड या वांट को सेटिस्फाई किया जाए थ्रू सम वैल्यू एक्सचेंज। कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाई है, मिसाल के तौर पे एक टेल्कम पाउडर बनाया है, उससे एक
गर्मियों के टाइम में अगर वो प्रिकली हिट टेल्कम पाउडर है तो उससे एक सर्टेन रिलीफ मिलता है आपको गर्मी में, और स्पेसिफिकली गर्मी दानों के अगेंस्ट। तो वो एक ह्यूमन नीड है, उस ह्यूमन नीड के अगेंस्ट उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने जो भी एक्टिविटी की कि वो प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाए थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, तो वो मार्केटिंग होगी। फिर एक सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ होती, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस बेचती हो या प्रोडक्ट बेचती हो, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक पूरा सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, जिसमें उस प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करना है, उसकी सही कीमत तयन करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, किस तरह कस्टमर तक पहुंचेगी, किस तरीके से उसकी प्रमोशन होगी, और किस तरीके से आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे आपके कस्टमर्स के साथ, ताकि आपके कस्टमर्स की जो नीड्स या वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हों। वो एक पूरा सिस्टम कहलाता है। और जो एक बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन है कि जी मार्केटिंग इज़ मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, कि कोई भी सोसाइटी की नीड्स है अगर आप उसको प्रॉफिटेबली मीट कर लें थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन, हम चाहे आप प्रोडक्ट बेचें या सर्विस बेचें, तो उससे आपको अगर प्रॉफिट हो तो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो मार्केटिंग की डेफिनेशन में शामिल हो जाती हैं। अच्छा जी, क्या क्या जी चीज़ मार्केट होती है? तो जी गुड्स हैं, गुड्स में टेंजिबल चीज़ें हैं, जैसे बिस्किट्स हैं, चॉकलेट हैं, फूड्स हैं, ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सर्विसेज हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विस है जो कि हम सब इस्तेमाल करते हैं, राइड हेलिंग सर्विस है, ये करीम, एयरलिफ्ट, ऊबर, बाइकिया, ये हम इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटैलिटी है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ होटल्स के अंदर, एयरलाइंस की सर्विस है, इस तरह बहुत सारी सर्विसेज हैं। इवेंट्स हो गए, अब इवेंट्स के अंदर कॉन्सर्ट्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गई, ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, पाकिस्तान सुपर लीग जो है बहुत बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट है, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अच्छा, ये प्लीज़ ये ना क्या करें, ये जो आप ये स्क्रीन से जो निशान कर देते हैं इससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। अगर कोई सवाल हो तो वो रेज हैंड कर लें तो वो हम पूछ लेंगे प्लीज़। अच्छा, इसके साथ लोगों की मार्केटिंग भी होती है Excuse me, कि Mr. Manohar. एनोटेट जी जी अगर आप annotations off कर दें तो it will help from the scribblings that you're experiencing. ये एनोटेशंस को मैं On ऑफ कहाँ से the करूँगा? top right, there's a drop down for view options. So you can disable annotations from there. I can disable. Yes. I can see the annotations. I show names of annotations. Yeah, वहीं पर disable annotations का option भी it's there. I cannot see it somehow. Okay, then you can request the names of the annotators so that at the least we will know who the अच्छा mischievous ठीक है, people are. वो मुझे मिल गया, डिसेबल अटेंडी एनोटेशन। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू No problem. Thank you. Please continue. इट वाज रियली हेल्पफुल। ओके, अच्छा, एक्सपीरियंसेस जो है हम मार्केट करते हैं, जिस तरह जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे बहरिया टाउन ने कराची में एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया है कि जी ग्रैंड कार्निवल है और एक बहुत बड़ी एक ग्रैंड मस्जिद भी है, तो इन्होंने जो एनिमल सफारी है, उनका जो जू है, तो ये एक एक्सपीरियंसेस है, उस एक्सपीरियंस को मार्केट करते हैं ताकि उनकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर लोग अट्रैक्ट हों और वहाँ पर जाएं। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस की मिसाल जो है कि जो डिज्नी वर्ल्ड्स मैजिक किंगडम है, जो इन्होंने डिज्नी के कैरेक्टर्स के अराउंड बनाई है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन बच्चों का एक ड्रीम होता है कि ज़िंदगी में वो एक दफ़ा डिज्नी वर्ल्ड चले जाएं। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा है। फिर सेलिब्रिटीज़ हैं जिसमें कि पॉलिटिशियंस हो जाते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, एक्टर्स हो जाते हैं, जैसे शाहिद आफरीदी है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, मायरा खान है। मैंने डॉक्टर शाहिद कुरैशी का भी नाम लिखा है क्योंकि जो पाकिस्तान का जो भी एंटरप्रेन्योरल तबका है उसके अंदर वो भी माशाल्लाह से एक सेलिब्रिटी की तरह ही है। फिर जगह आ जाती हैं जिसको हम स्पोर्ट्स, ये जो टूरिज्म मार्केटिंग कहलाती है, हम भी शुरू कर रहे हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की। हमने देखा होगा कि आपको अक्सर विजिट टर्की का मैसेज आ जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। एक नया ट्रेंड चला है अज़रबैजान में बाकू जाने का, तो ये इन्होंने प्रोमोट किया है अपने एक शहर को। फिर प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि जी एमार्स जो है वो कितना बड़ा अपनी प्रॉपर्टी को टाउन करता है, बहरिया टाउन है। इस तरह बहुत सारी जो
पीएसओ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो करते हैं कि जी आप अगर हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ फ्यूल स्टेशंस, तो उस तरीके से मार्केट होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी कराची में पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है के इलेक्ट्रिक, गर्मियों में या बारिश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। तो किस तरीके से उसने अपनी मार्केटिंग की है। एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जेडीसी, आप देखें वो किस तरीके से अपने काम को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनकी आउटरीच बढ़े। फिर इंफॉर्मेशन में यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं, स्कूल्स आ जाते हैं, जैसे कि आईबी है, वो किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हैं। और फिर आइडियाज़ है, उनकी मार्केटिंग होती है। जिस तरीके से हम कॉल टू एक्शंस उन आइडियाज़ के साथ जुड़ जाता है। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेटर्स जो है ये पिंक रिबन लगाते हैं कुछ क्रिकेट मैचेस के दौरान, तो वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए लगाया जाता है। फिर एक नया फिनोमेना पाकिस्तान में कुछ सालों से हम देख रहे हैं विच इज़ औरत मार्च, जो कि फेमिनिज्म को प्रोमोट करने के लिए होता है। फिर इस तरीके से प्रोस्टेट कैंसर की जो मर्दों में अवेयरनेस के लिए नवंबर के महीने में सारे लोग अपनी मूछें बढ़ाते हैं और नवंबर का नाम वो मुस्टैश की वजह से मोवेम्बर कर दिया है, वो है एक आइडिया। फिर अर्थ आर जो है कि पूरी दुनिया जो है 1 घंटे के लिए अपनी तमाम गैर ज़रूरी लाइटें जो है बंद कर देती है ताकि वो क्लाइमेट चेंज के आइडिया को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट होती हैं। ओके, आई थिंक my presentation has stuck. जी आपकी वही स्लाइड है अभी। हाँ, 1 मिनट मैं जरा अच्छा, मैं आपको जरा ज्वाइन बैक करता हूँ, गिव मी अ मिनट। जी जी श्योर 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 श्योर। ये असल में हमारे यहाँ हो ही जाता है ऑनलाइन सेशंस के अंदर, थोड़ी बहुत मसला ऊपर नीचे हो जाता है। उतनी देर में बीनाज आईफोन वाले भी अगर अपने नाम के साथ लगा लें, अपना सीरियल नंबर मोहसिन अली भी लगा लें, और कुछ लोग अगर चाहें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, तफजुल साहब अगर चाहें अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और साहब करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हमें सुहेल अहमद साहब अबू धाबी से ज्वाइन किया है इन्होंने, ये अगर अभी तक का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर तफज़ुल दिस साइड। माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन चल रही है। उसमें मैं सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐड करना चाहूँगा कि जिस वक्त मैं यूनाइटेड नेशंस में था लाइबेरिया में, वहाँ पर एड्स अवेयरनेस को वो रेड रिबन से उन्होंने मार्केटिंग की थी। इस तरह पिंक रिबन का जिक्र किया है अभी मुनव्वर साहब ने, उसी तरीके से रेड रिबन जो है that is being promoted whenever there is an awareness campaign for AIDS. That's all what I had to say, sir. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मुनव्वर साहब ने हमें वापस ज्वाइन कर लिया है, मैंने इनको को होस्ट भी बना दिया है और मुनव्वर साहब ने अपनी स्क्रीन भी चलें। आई एम सो सॉरी, वो थोड़ी डिस्ट्रप्शन हो गई थी आई थिंक। चलें, चल रही है। तो जिस तरह जी बिल्कुल, जिस तरह अभी हमारे दोस्त ने कहा कि जी हाँ, ये एड्स की जो अवेयरनेस थी उसके लिए बिल्कुल रेड रिबन की अवेयरनेस थी और एक मैसिव कैंपेन चली, स्पेशली अफ्रीकन कंटेंट के अंदर। जिस तरह अभी कोरोना वायरस की जो एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है वर्ल्ड वाइड, हम देख रहे हैं, तो जिस तरह वो कि जी आप किस तरीके से हाथ धोएंगे और किस तरीके से आप मास्क लगाएंगे और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो एक सर्टन रिक्वायरमेंट के अराउंड एक आइडिया होता है। अब आप सिर्फ यही देख लीजिए कि कोरोना वायरस ने जहाँ बहुत सारे बिजनेसेस बंद कर दिए, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हैंड सैनिटाइजर्स का काम शुरू कर दिया, मास्क का काम शुरू कर दिया। तो वही बात है कि अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो जो लोग रिएक्ट करते हैं पॉजिटिवली टुवर्ड्स दैट अपॉर्चुनिटी, तो दे कैन गेट सम एडवांटेज आउट ऑफ इट। अच्छा, फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में
कि जो मार्केटिंग के जी पीस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, वो पी से स्टार्ट होते हैं इसलिए उनको पीस कहते हैं। बुनियादी तौर पे 4 जो है वो यूनिवर्सल जो लिटरेचर है मार्केटिंग का उसमें बताए जाते हैं कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। कुछ लोगों ने इसको अब 7 पीस के ऊपर लेके गए हैं, जिसके अंदर 3 चीजें उन्होंने और ऐड कर दी हैं, जिसमें कि पैकेजिंग है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, वो एक बात है। तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। फिर पोजीशनिंग है कि आप उसको किस तरीके से पोजीशन करते हैं, क्या आप टॉप ऑफ द टियर कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं या क्या आप बॉटम टियर पे करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल जो है मैंने नोट की कि ये गेटरेड जो है आजकल ये बड़ा पॉपुलर ड्रिंक है और पेप्सी ने बड़ी प्रमोशन की है, लेकिन गेटरेड जो है उसकी फ्रिजेस जो है पेप्सी ने गेटरेड की ब्रांडिंग के साथ सिर्फ उन एरियाज में लगाई है जो हाई इनकम एरियाज हैं। हर जगह उसने अपनी फ्रिज नहीं लगाई। तो मेरी बात हो रही थी दुकानदार से, तो उसने कहा देखें वो देखते हैं कि उस लोकेलिटी में अगर कॉन्सेंट्रेटेड आवाम है जो कि गेटरेड खरीदेगी और उनके पास वो अगर एनर्जी ड्रिंक ऑलरेडी वो आवाम खरीदती है, तो वहाँ उन्होंने पूरा एक फ्रिज लगाए, वरना उन्होंने सिर्फ पेप्सी के फ्रिज के अंदर ही एक शेल्फ की प्लेसमेंट कर दी है। तो ये चीज़ पोजीशनिंग में आती है कि आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं। और फिर पीपल में वो तमाम लोग आ जाते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और ये बात याद रखिए कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उस इदारे के तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है, राइट फ्रॉम द पर्सन जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, दरवाज़ा खोलता है, टू द CEO, क्योंकि हर आदमी अपना थोड़ा बहुत इम्पैक्ट एक विजिटर को छोड़ रहा होता है। तो इस तरह आप देखें कि कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसके बारे में हमारा तासुर ये होता है कि यार इन ऑर्गेनाइजेशंस में जाके हमें बड़ा अच्छा लगा या बड़ी वेलकमिंग होती हैं, तो इसलिए कि वो अपने लोगों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। और ये भी एक मार्केटिंग का ही हिस्सा होती है कि वहाँ आकर आपको एक बड़ा अच्छा एहसास हो। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ जाके आपको पछतावा होता है कि यार मेरे साथ तो बड़ा बुरा बिहेवियर किया गया। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं कि वहाँ लोग ज़्यादा खुश नहीं होते उन लोगों के बिहेवियर की वजह से। तो ये भी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस अपने पीपल को ट्रेन करती हैं। अच्छा, एसएमईज या एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग जो है, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफेक्चुअल मार्केटिंग जो है वो हम करते हैं। और इफेक्चुअल मार्केटिंग के अंदर हमारा एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है और वो होती है ROI और ROMI। ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग इसको ROMI भी कहते हैं, रिटर्न ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, रोमी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो रोमी होती है, क्योंकि मार्केटिंग जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास पैसे कम होते हैं, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो जब वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो वो चाहेगा कि वो अगर 1 लाख रुपया भी खर्च करता है मार्केटिंग एक्टिविटी में तो उसको रिजल्ट मिले, क्योंकि अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, वो कोई और तरीका अपनाएगा, कुछ और चीज़ करेगा। तो एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग का जो की डिफरेंशिएटर है वो ये है कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म अप्रोच, क्योंकि हम रोमी के ऊपर बिल्ड करते हैं। हमने एक छोटा सा एक्टिविटी की, छोटा सा स्पेंड किया मार्केटिंग का, उसके ऊपर हमने देखा कि हमें क्या रिटर्न मिला है, हमने उसके ऊपर चीज़ें बिल्ड की। और जिस तरह हम लेगो बिल्डिंग ब्लॉक से अपनी बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हैं, उसी तरीके से हम अपनी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट को भी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ग्रो कर रहे होते हैं। एक अक्लमंद आदमी विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ये बड़ा अच्छा किस्सा है, कि जब जंग हो रही थी तो बरतानिया के जो जहाज थे वो जब भी हमला करने के लिए जाते थे तो उनके अंदर गैल्वेनाइज्ड लोहे का जो है ना वो बड़ा कंस्ट्रक्शन हुई थी जहाज की, और उस जहाज की जो मनूवरेबिलिटी थी वो मुश्किल थी। तो जब भी वो जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन जो है वो हमला करने के लिए जाता, तो चूंकि वो मनूवर नहीं कर सकते थे वापसी पे कि वो बम फेंक के जल्दी वापस आ जाएं, तो एंटी एयरक्राफ्ट गनों से ज़्यादा वो जहाज़ मारे जाते थे। और जहाज़ चलाने वाला पायलट जो होता है वो बड़ा कीमती होता है, और जंग की सिचुएशन में तो वो बहुत कीमती होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि वो एयरफोर्स में भी कहते हैं कि पायलट जो है वो इजेक्ट हो जाए, जहाज़ को जाने दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि जहाज़ तो वापस आ जाएगा, पायलट वापस नहीं आएगा। तो ये बड़े मसले हुए। अब
बरतानिया बहुत परेशान था इस सिचुएशन से। तो विंस्टन चर्चिल ने सारे लोगों को बुलाया और कहा कि जी वी हैव नो मनी, वी हैव टू थिंक। तो लोगों ने सोचा तो एक ऐसा सोल्यूशन निकला कि उस जहाज का बहुत सारा हिस्सा जो है वो लोहे की बजाय उन्होंने लकड़ी से रिप्लेस कर दिया। थ्योरी ये थी कि अगर जहाज जो है वो जल्दी से बम फेंक के मनूवरेबिलिटी उसकी इंप्रूव होगी, वापस आ जाएगा, तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि उसको गोली या वो एंटी एयर गन की फायर के रेंज में ही ना आए, क्योंकि आपने गैल्वेनाइज आयरन तो आर्मरिंग के लिए लगाया था, तो उन्होंने उसको लकड़ी से रिप्लेस किया। तो उससे पर जहाज कई टन वजन जो है कम हो गया और उसकी मनूवरेबिलिटी जो है जहाज की वो बहुत बेहतर हो गई। तो रिजल्ट ये आया कि जो जहाज तबाह हो रहे थे जिससे पायलट्स मर रहे थे उसमें बेतहाशा फर्क नजर आया। तो ये जो सोच थी कि हमारे अब अगर वो कोई रिसर्च करने बैठ जाते जंग के दरमियान चर्चिल साहब, तो बड़ी परेशानी होती, वो कर नहीं पाते। तो कभी एंटरप्रेन्योर्स की भी थिंकिंग इसी तरीके से होती है कि वो हर वक्त उनके जहन में ये होता है कि अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही तो फौरन ही इमीडिएट एक्शन के साथ दूसरी चीज़ को किया जाए। क्योंकि आप जितने भी बिजनेसमैन से बात करें सबके सब वो ये कहेंगे वी हैव नो मनी। लेकिन मैं उन सब से ये कहता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ज़रूर ये कहें वी हैव नो मनी, लेकिन इसके आगे 4 लफ्ज़ और लगा दें और वो ये लगा दें कि वी हैव टू थिंक। क्योंकि इसके बाद जब हम सोचना शुरू करते हैं तो मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और इफेक्चुअल मार्केटिंग के जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको हम देख लेते हैं। नॉर्मली जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये होता है कि जी आप एक मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट बनाते हैं, डेवलप करते हैं। इफेक्चुअल मार्केटिंग में ये होता है कि इट इज़ प्रोडक्ट ड्रिवन। आप जो है एक प्रोडक्ट बनाते हैं, द अप्रोच इज इनसाइड आउट। आपने एक क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हेवीली मार्केटिंग रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं करते, आपको नहीं पता होता कि जी कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या है। आपके पास एक प्रोडक्ट आइडिया होता है आमतौर पे एंटरप्रेन्योर्स के पास, वो उस प्रोडक्ट आइडिया को फिर मार्केट में टेस्ट करते हैं और फिर उस रिएक्शन के हिसाब से चेंज करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले लोग होते हैं वो मार्केट की बाउंड्रीज को बहुत ही स्टेबल मार्केट के ऊपर आते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी होता है, बरसहा बरस की मेहनत होती है, तो वो स्टेबिलिटी को ढूंढते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इफेक्चुअल मार्केटिंग को जो फॉलो करते हैं वो हमेशा एक बदलती हुई सिचुएशन को देखते हैं। अब अगर किसी बंदे ने, जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि वो उनका ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड से, लेकिन अब वो बिजनेस की साइड पे आना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, कि आप अपने आप को एक चीज के साथ लगा के नहीं रखते, आप फिक्सेटेड नहीं है। मार्केट चेंज हुई, बहुत सारे ऐसे लोग जिस तरह मैंने कहा कि इनके कुछ और गारमेंट के बिजनेसेस थे। आप देखें, आप ये मुझे आर्टिस्टिक मिलियनियर्स की तरफ से किसी ने बताया कि कोविड के बाद अब जो है वो बेतहाशा मास्क जो है वो बना रहे हैं, और वो कपड़े के मास्क बना रहे हैं जिसमें वो चिल्ड्रन मास्क भी बना रहे हैं और वो उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने स्कूल्स में देखा कि जी स्कूल्स तो का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन इन्होंने भी अपने ब्रांडेड मास्क और ब्रांडेड हैंड सैनिटाइजर्स बना लिए जो कि अब वो पेरेंट्स को बेचेंगे। तो इन अनसर्टेनिटी के अंदर जो है वो एम्ब्रेस करने का नाम जो है वो इफेक्चुअल मार्केटिंग है। हमेशा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक सेगमेंटेशन का एक फॉर्मूला होता है, आप टारगेटिंग करते हैं और लीनियर पोजीशनिंग करते हैं। जब हम इफेक्चुअल मार्केट में आते हैं तो हमें हमेशा आइटरेटिव होते हैं। आइटरेटिव से मेरी मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट भी चेंज होती रहती है, आपकी सेगमेंटेशन भी चेंज होती रहती है, आपकी पोजीशनिंग भी चेंज होती रहती है, क्योंकि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट या बहुत कम इंट्रेंचमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं। तो यू आर वेरी मच निम्बल, एंड व्हेन यू आर निम्बल एज अ बिजनेसमैन, तो किसी चीज को चेंज करना या चाहे आप प्रीएम्प्टिव चेंज कर रहे हो या रिएक्शनरी चेंज कर रहे हो, आपके लिए रिलेटिवली आसान होता है। जिस तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है डायनासोर प्रॉब्लम, कि वो डायनासोर जो है वो इतना भारी जानवर होता है कि उसके लिए मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू जो छोटे बिजनेस होते हैं। दे आर मच लाइक रैबिट, कि जिस तरह रैबिट बहुत फुर्ती से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है, उसी तरीके से बिजनेसेस जो हैं, क्योंकि उनका बेसिक ऑब्जेक्ट एक वैल्यू क्रिएशन होता है, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में उनके लिए स्विफ्ट चेंज करना जो है बड़ा आसान हो जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जी बड़ी फॉर्मुलाइज्ड रिसर्च और मार्केटिंग इंटेलिजेंस के सिस्टम्स होते हैं,
बड़े वेल प्लान्ड बजट्स होते हैं और पूरी कैपेबिलिटीज के ऊपर काम किया जाता है। जब हम इफेक्चुअल मार्केटिंग में आते हैं तो इफेक्चुअल मार्केटिंग में सर्वाइवल, चूंकि बिजनेस अपने हमेशा आइडिया की या बिजनेस फेज की सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है, तो जितनी भी कैपेबिलिटीज बिल्ड हो रही होती हैं वो उस हद तक होती हैं कि जी आप सर्वाइव कर सकें। आप बेर मिनिमम पैसे खर्च कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जस्ट कि आपका काम चल जाए। आपको बहुत शाहाना एक्सपेंसेस नहीं कर रहे होते हैं, आप रिलेटिवली क्रिएटिव होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है अफोर्डेबल लॉस का, तो जो सारी वर्किंग अराउंड होती है वो ये होती है कि कितना एक लॉस का मार्जिन रखा जाए which is affordable in your business context. अच्छा, अभी कोई किसी का सवाल है? There was some lady who might wanted to ask something. मुनव्वर साहब चलते रहे, मेरा ख्याल है ये किसी का माइक ऑन रह गया। ओके, ठीक है। अच्छा, जो ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि आप जी एक आइडेंटिफाई करते हैं एक कोई नीड को, एक रिसर्च के जरिए नई प्रोडक्ट बनाते हैं और वो कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। अजम्पशंस ये होती हैं कि जी आपने एक तरह से प्रेडिक्ट फ्यूचर कर लिया होता है और बड़ा एक लीनियर प्रोसेस होता है। जो इफेक्चुअल प्रोसेस होता है वो लीनियर नहीं होता। उसमें आपने एक न्यू प्रोडक्ट बनाई, आपने उसकी एप्लीकेशन देखी, आपको हो सकता है मार्केट चेंज हो गई, आप वापस गए, आप न्यू प्रोडक्ट को चेंज किया, एक्सपेरिमेंटेशन की, दोबारा आए, दोबारा अगर हो गया सेटिस्फैक्शन पे गए, ड्यूरिंग सेटिस्फैक्शन डिलीवरी कोई और चेंज आया, तो आप कंटिन्यूसली आइट्रेशन कर रहे होते हैं। और उसमें सिर्फ आपने एक चीज ये रखी होती है कि जी मैंने सिर्फ एक अफोर्डेबल लॉस का मार्जिन रखना है ताकि मैं आइट्रेटिव करके काम करता रहूं, ताकि मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकूं। और आपने देखा होगा कि जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स होते हैं, दे क्विकली एक्सपैंड इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज बड़ी क्विकली। वो अगर एक टूथपेस्ट भी बना रहे हैं तो फौरन ही वो टूथब्रश भी बनाएंगे, तो वो बच्चों की कोई चीज भी बना लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि फॉर्मलाइज्ड अप्रोच नहीं होती। वो देखते हैं कि एक कस्टमर लेने के लिए आता है मार्केट में प्रोडक्ट, तो वो बच्चे के लिए चीजें खरीदता है, तो ये दो चीजें होती हैं, उनको भी उसकी जरूरत है, तो क्यों ना मैं गिफ्ट रैपिंग का काम भी शुरू कर दूं, तो वो गिफ्ट रैपिंग का काम भी शुरू कर देता है। तो आप देखिए उसी तरीके से उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर लेता है। अच्छा, टारगेट जो है ये हमेशा जरूरी है। चाहे आप अगर क्रिकेट से शौक रखते हो, तो अगर आपने बॉलिंग करते हैं और अगर आपको टारगेट का नहीं पता कि कहाँ लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करानी है, तो बड़ी दुर्गत बनेगी। अगर आप फील्डिंग करते हैं और अगर निशाना नहीं लगता तो बहुत सारे मसाइल होंगे। तो जिंदगी के हर फेज में टारगेट जो है बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके इस सोल्यूशन से, चाहे वो प्रोडक्ट के जरिए हो या सर्विस के जरिए हो, फ़ायदा हासिल करने वाले कौन लोग हैं, वो आर द बिगेस्ट बेनिफिशरीज। उसके बाद क्या एक प्रॉब्लम की मैनिफेस्टेशन है या कोई लेटेंट प्रॉब्लम है। कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि होती ज़रूर हैं, लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन उस तरह नहीं होती। और इसकी जो एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों के साथ को एक्सपीरियंस होगा इस प्रोडक्ट का, वो है पाकिस्तान में जो फीमेल हाइजीन की जो कैटेगरी है, जो सैनिटरी नैपकिन्स की जो कैटेगरी है, वो किस तरीके से पाकिस्तान में ग्रो हुई है। आप देखें, ये एक इंटरनेशनली जो लोग बैरून मुल्क रहते थे वो एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट का लोगों को अवेयरनेस कम थी, तो किस तरीके से उस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया और अब कितने ब्रांड्स हैं, और वो बिल्कुल एंट्री लेवल कस्टमर जो कि 12-13 साल की जो लड़कियां होती हैं उनको टारगेट करने के लिए स्कूल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस जो है, या देखें कि अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूं तो जिस लेवल पे अवेयरनेस थी और आज वो अवेयरनेस है, उससे बड़ा उससे में फ़र्क पड़ा है। 15-20 साल पहले भी पाकिस्तान में जो लोकल ब्रांड्स थे वो काम कर रहे थे, लेकिन ऑलवेज जो इंटरनेशनल ब्रांड है पीएनजी का, उसने पूरी मार्केट की डायनामिक चेंज कर दी। इस तरीके से लिक्विड हैंड जो वॉशिंग सॉल्यूशंस हैं, अब चाहे वो लक्स का लिक्विड सोप हो, या चाहे वो लिक्विड सोप सेफगार्ड का हो, या लाइफ बॉय का हो, या चाहे वो डिश क्लीनिंग लिक्विड हो। हमारे घरों में वो बार्स आते थे, उससे पहले वो और सख्त वाले किस्म के बार्स आते थे जिससे कि ये चीज़ें साबुन इस्तेमाल होता था। लेकिन अब लिक्विड हैंड वॉश या लिक्विड वॉश कैटेगरी या लिक्विड सोप कैटेगरी ने, इट्स अ वेरी गिवन थिंग कि हर घर में अब ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो ये एक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि क्या ये मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़े पैमाने पे काम करती हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, आप एक अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह की कोई प्रॉब्लम, और क्या आप कोई नया स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में किसने सोचा था कि हम अपनी गाड़ी में एक अनजान आदमी को बिठाएंगे या हम किसी के साथ एक अनजान बंदे के साथ एक एरिया से दूसरे एरिया में सफ़र करेंगे, स्पेशली ख़वातीन। लेकिन जब ये राइड हेलिंग सर्विसेज आई पाकिस्तान के अंदर, तो आप देखें अभी एक नया स्टैंडर्ड बन चुका है कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, बिला झिझक लोग करीम को इस्तेमाल कर लेते हैं, बिला झिझक लोग बाइकिया को, एयरलिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप ये देखें कि आप क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं और किस बंदे के लिए वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म थिंकिंग है, जिस तरह ये करीब वगैरह है, ये दोनों एंड पे वैल्यू डिलीवर कर रहा होता है। कराची में या पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला है, तो लोगों को भी इन्होंने डिलीवर किया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी है लेकिन कोई फॉर्मल जॉब नहीं है जिससे वो पैसे कमा सकें या बाइक के पैसे कमा सकें, तो उससे उन लोगों को भी उसने उनको भी वैल्यू डिलीवर की। तो ये एक आपने सोचना होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो जब आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये 4 सवाल जो हैं आपकी प्रोडक्ट किस तरीके से आंसर करती है। हमने बहुत बात की वैल्यू की, तो वैल्यू की डेफिनेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, इसमें एक डेफिनेशन जो है वो ज़्यादातर लोग जो समझते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो है कि जी कम कीमत जो है वो वैल्यू है, कि जी अगर कंपैरेटिव हम स्टडी कर रहे हैं और हमें कोई चीज़ कम कीमत में नज़र आएगी तो वो वैल्यू है। फिर वैल्यू को कुछ लोग जो है यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि भाई मुझे जो चीज़ चाहिए वो अगर उसमें है तो वैल्यू। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर 10 फीचर्स होते हैं, मुझे सिर्फ 4 फीचर चाहिए, तो मैं, और अगर एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर 6 फीचर है और उसमें से जो मुझे 4 चाहिए वो है, तो बजाय 10 फीचर वाली के मैं 6 फीचर वाली प्रोडक्ट को ले लूंगा, क्योंकि वो यूटिलिटेरियन या इस्तेमाल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे वैल्यू दे रही है। फिर एक होती है ट्रेड ऑफ, कि आपको किस तरीके से वैल्यू मिलती है, चाहे मैं जो प्राइस दे रहा हूँ उसके हिसाब से जो क्वालिटी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत मशहूर वॉशिंग पाउडर की कंपनी है, उसका एक इश्तिहार आता है कि एक धुलाई का वो चैलेंज करते हैं जिसके अंदर वो मशहूर पाउडर से भी कपड़े धोते हैं और उनका जो एक्सप्रेस पावर है उससे भी कपड़े धोते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि जी धुलाई में कोई फ़र्क है, तो नहीं जी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब धुलाई में कोई फ़र्क नहीं है तो ये जो एक्सप्रेस है ये 100 रुपये सस्ता है महंगे पाउडर से, तो फिर हम ज़्यादा पैसे क्यों दें। तो ये जो इन्होंने मैसेज क्रिएट किया ट्रेड ऑफ का कि जी सेम क्वालिटी मिल रही है तो फिर मैं ज़्यादा पैसे क्यों दूँ, ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू है। फिर एक ट्रेड ऑफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये आता है कि जी व्हाट आई गेट फॉर और व्हाट आई गिव, यानी कि मुझे, मैं देता क्या हूँ इन टर्म्स ऑफ पैसे और मुझे इसके बदले में मिलता क्या है। इसको फिर लग्जरी ब्रांड जो है वो करते हैं, जिस तरह BMW है, या BMW को भी छोड़ देते हैं हम, जापानीज जो इम्पोर्टेड गाड़ी हैं, हम सबको पता है कि वो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बंदा जापानीज गाड़ी ले रहा है वो अक्सर ये बात कहता है कि देखो भाई मैंने अगर 15-20 लाख रुपए खर्च किए तो मुझे कितने फीचर्स मिल रहे हैं, मुझे क्या वैल्यू मिल रही है एज कम्पेयर टू कि अगर मैं लोकल गाड़ी जो है वो खरीदता हूँ। तो ये एक परसेप्शन है, वो ट्रेड ऑफ देखते हैं, वो ये नहीं, और वो इस ट्रेड ऑफ में वो इतना चीज़ों को इग्नोर कर देता है कि वो इसको भी इग्नोर कर देता है कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल हो सकती है, ये गाड़ी इतने 1000 किलोमीटर चली हुई है, मुझे वहां से तो ब्रांड न्यू मिल रही है, उसके पार्ट्स भी महंगे होंगे, नहीं, लेकिन उसको जो चीज़ें मिल रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ एन एक्सपीरियंस जो कि ड्राइविंग का है, वो उस ट्रेड ऑफ पे भी तैयार हो जाता है। अच्छा, इफेक्चुअल सेगमेंटिंग, टारगेटिंग और पोजीशन को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेगमेंटिंग जो है, सेगमेंटेशन जो होता है कि आप अपने कस्टमर के सेगमेंट्स बनाते हैं। सेगमेंट्स बनाने का मतलब ये है कि अगर आपके कस्टमर जो हैं, आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में आप मिसाल के तौर पे वॉशिंग पाउडर अगर बनाते हैं और वॉशिंग पाउडर आप सिर्फ लाहौर के शहर के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका कस्टमर और अगर एक ख़ास मिडिल क्लास इनकम के लेवल को ही अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो आपका एक सेगमेंट हो गया। उस सेगमेंट में आप फिर देखेंगे कि जी ख़वातीन है, फिर वो ख़वातीन होंगी जो हर वक्त घर पे रहती हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी होंगी जो कोई काम भी करती हैं और घर की चीज़ें भी चलाती हैं, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट एक वॉशिंग पाउडर के साथ डिफरेंट होगी, क्योंकि उनके पास कम वक्त होगा। तो अगर उनके पास कम वक्त होगा तो उनको ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि कम वक्त में उनके मसाइल को हल कर सके। आप देखें इसी
सेगमेंटेशन की बुनियाद पर रखे मसाले की कैटेगरी किस तरीके से इवॉल्व हुई है कि जहाँ खरे खुले मसाले मिलते थे वो पैकेज होके रेसिपी मसाले बने, रेसिपी मिक्सेस बने, और अब रेसिपी सॉल्यूशंस तक बन चुके हैं कि आपने जो सिर्फ गोश्त और प्याज के अंदर उसको डालना होता है और आपका सालन तैयार हो जाता है। टारगेटिंग में ये है कि जो आपकी बड़ी सेगमेंट है, हमेशा सेगमेंटेशन जब भी आप अपने कस्टमर्स की कर लें तो प्रॉफिटेबिलिटी का तकाजा ये है कि जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या जहाँ से बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो उसको आप एज अ प्राइमरी सेगमेंट रखें और फिर आप उसको टारगेट करें। और जब आप उसको टारगेट करेंगे तो फिर उस टारगेट के हिसाब से आप अपनी पोजीशनिंग बनाएं। पोजीशनिंग ये होती है या पोजीशनिंग स्टेटमेंट ये होती है कि आप अपनी कंपनी या प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटेंसीज या यूएसपीज होते हैं उनको इस तरीके से पोजीशन करते हैं जो कि अट्रैक्ट करें आपके टारगेट ऑडियंस को। अब जैसे कि अगर हमारी पोजीशनिंग या हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो ख़वातीन हैं जो दिन में कोई जॉब करती हैं या कोई काम करती हैं 9 to 5 और वापस घर आती हैं, तो इन ख़वातीन को अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे, अगर मैं मसाले की कैटेगरी को देखूँ तो मुझे इनको वो प्रोडक्ट देनी पड़ेगी जो शायद आधे घंटे में खाना बना दे, क्योंकि इनके पास 2-2.5 घंटे का वक्त नहीं है। तो उन ख़वातीन को जो मैं वैल्यू डिलीवर करूँगा, तो अगर मेरे पास कोई क्विक रेसिपी है या ऐसी कोई चीज़ है जो कि जो कि सिर्फ इस तरह की कुक हुई हुई है, प्री कुक चीज़ है कि जिसको सिर्फ आपने माइक्रोवेव में गर्म करके बना लेना है, तो ये जो प्रोडक्ट या इसका जो यूएसपी है ये आपकी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपने सेगमेंटिंग करनी है, फिर उसकी टारगेटिंग करनी है जो बड़ा सेगमेंट हो, और फिर उस टारगेट मार्केट को मद्देनजर रखते हुए अपने यूएसपीज को लेके पोजीशनिंग करनी है। पोजीशनिंग स्टेटमेंट जो है वो 4 किस्म की होती है। एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट होती है वो कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की बात होती है। अब जैसे कोविड आया तो N95 मास्क जो है ये एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है जो कि एक एडवांसमेंट को बताती है कि जी इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज आपने बताया तो N95 मास्क जो है वो कॉमन लोग भी लगाने लगे और 800-800 रुपए में भी खरीदे जो कि उनको ज़रूरत नहीं थी। जब ये बात चल रही थी तो एक कंपनी जो है, मेरे एक उस्ताद होते हैं ज़ीशान खत्री साहब, मेहरान यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं, तो उनका एक वेंचर है नैनोक्लो करके, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान के पायनियर्स में से हैं। उनका पीएचडी भी जापान से नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो इन्होंने एक ऐसा वॉशेबल मास्क बनाया जो कि N95 के इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन देता है, प्राइस में वो काफ़ी हद तक कम है लेकिन वो वॉशेबल है। तो जो डिस्पोजेबिलिटी वर्सेस, अब ये वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था जिससे कि ये नैनोक्लो की प्रोडक्ट को समझ लें रॉकेट लग गया। वो इतनी ऊपर गई है प्रोडक्ट, इंटीरियर सिंध में मुख्तलिफ लोगों ने उसको ख़रीदा, इस्तेमाल किया, कराची के अंदर प्लेस्ड है, अब दुआगो के साथ उनकी एक डील हो गई है तो दुआगो के स्टोर्स में भी मिलेगा। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज को इन्होंने उठाया और उसको इन्होंने अपनी पोजीशनिंग बना दिया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेटर वो चीज़ होती है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपकी चीज़ को यूनिक बनाती है। अब यूनिक में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन एक न्यू एप्लीकेशन होती है। अब न्यू एप्लीकेशन में हम देखें कि लीमू की 100 लीमू की या 1000 लीमू की ताकत वाला, अब वो जो 1000 लीमू की ताकत का जो एक डिस्क्रिमिनेटर है, आप तजुर्बा कर लें, उसके अंदर शायद एक लीमू का रस भी ना हो, लेकिन वो जो आइडिया इन्होंने थ्रो किया कि जी 1000 लीमू के बराबर इसके अंदर चिकनाई काटने की सलाहियत है, यानी इसके अंदर ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं, तो ये एक डिश वॉशिंग बार या डिश वॉशिंग लिक्विड का एक ऐसा डिस्क्रिमिनेटर बन गया है कि जब भी कोई खरीदने जाता है फौरन सोचता है कि यार ये एक बड़ा डिस्क्रिमिनेटर है। ये वही चीज़ है जिस तरह डिस्क्रिमिनेटर में जब एंटी बैक्टीरियल शुरू हुए थे कि जरासीम को ये मारता है, और जिस तरह हमें जरासीम के कॉन्सेप्ट से आगाह किया गया, वरना पहले तो बंदे अल्लाह से डरते थे, अब बंदे जरासीम से ज़्यादा डरते हैं। तो वो जो जरासीम का जो कॉन्सेप्ट हमें जिस तरह दिया गया, तो उस वक्त वो एज अ डिस्क्रिमिनेटर के तौर पे एक्ट कर रहा था। अच्छा, कंज्यूमर इंसाइट जो है वो ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि
कस्टमर जो है वो एक शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करती है। तो इस तरीके से आप देखें कि एक और डिश वॉशिंग बार ने ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई कि मियाँ बीवी जो है वो चुपके से वो बिरयानी लाए और बिरयानी गर्म की और खाई, और अगर सास ने पकड़ लिया कि किस तरीके से वो बिरयानी के निशान उसको अगर वो देगची में मिल गए तो वो बहू परेशान हो गई। तो उस वक्त जो है वो एक डिश वॉशिंग बार आया और उसने जो है ना वो हीरो का रोल प्ले किया और वो सारी उसने डिशेस को साफ कर दिया ताकि उनके जो है वो जो छुपके से वो बिरयानी खा रहे थे वो पकड़ी ना जाए। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन होती है और ये बड़ी रेलिवेंट एक बात है कि किस तरीके से ये हम अक्सर जो ख़वातीन है वो फेस करती हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक डिश लग जाती है या तो उस बर्तन को धोना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने बिल्ड किया। फिर रीज़न टू बिलीव में आता है कि जी एविडेंस बेस्ड, जिस तरह एप्पल ने अपनी शुरू में प्रोडक्ट दी तो उनकी तमाम प्रोडक्ट्स जो थी वो एक बहुत ज़बरदस्त रीज़न टू बिलीव के ऊपर बेस्ड थी और वो रीज़न टू बिलीव ये था कि एप्पल की प्रोडक्ट्स जो थी वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर तो थी लेकिन जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स थे उनको आउट परफॉर्म करती थी। आप मैक का कोई कंप्यूटर ले लें वो बेहतर चलता था। अब जो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री है दुनिया भर में जो विजुअल ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग और 3D एनिमेशन पे काम करते हैं वो सब के सब रिलीजियसली मैक की और एप्पल की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो एक बेहतर ग्राफिक्स आउटपुट देती है, बेहतर रिजल्ट देती है, मशीन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो वो एक रीज़न टू बिलीव है कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ये प्रोडक्ट्स जो है वो चल रही होती हैं। मार्केट रिसर्च में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क दो चीज़ों का होता है। एक होता है सेकेंडरी डेटा में वो तमाम चीज़ें जो किसी और की रिसर्च और पब्लिश हो गई है, अब चाहे वो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने कुछ डाल दिया है, स्टेट बैंक ने डाल दिया है, और तमाम चीज़ जो कि आप इंटरनेट सर्च के थ्रू हासिल कर सकें वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। प्राइमरी डेटा में वो रिसर्च शामिल होती है जो आप खुद अपने रिसर्च क्वेश्चंस को लेके ढूंढने के लिए निकलते हैं। आप चाहे आप वो मार्केट रिसर्च खुद कर लें, किसी कंसल्टेंट से करवा लें, स्टूडेंट से करवा लें, किसी रिसर्च एजेंसी को हायर कर लें, लेकिन जो चीज़ आप खुद पूछेंगे वो प्राइमरी डेटा है। जो किसी और की रिसर्च है उससे आपने अगर कोई चीज़ अखज़ करनी है तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाती है। सेकेंडरी डेटा का जो फ़ायदा होता है आपको वो ये होता है कि आपको सिचुएशन का एनालिसिस हो जाता है एक तरह से कि जी अगर आपको पता चल जाए कि जी पाकिस्तान के पॉपुलेशन डेटा में मेल फीमेल जो सेग्रीगेशन है उसमें लाहौर में कितनी ख़वातीन होंगी जो कि आपकी प्रोडक्ट खरीद सकेंगी, तो वो सेंसस के डेटा से मिल जाएगा, आपको ये खुद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप जो है वो प्राइमरी डेटा है तो प्राइमरी डेटा में आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनका आपको सवाल का जवाब मिल सकता है। जो एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग मिक्स है जैसे हमने बात की, हमने पहले 7 पीस की बात की, तो उसमें 4 पीस होते हैं विच इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट या प्लेस और प्रमोशन। वो चारों को चारों आप देखेंगे एरो जो है टारगेट ऑडियंस की तरफ है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है जिसको आपने सेगमेंटेशन के थ्रू आइडेंटिफाई किया है आपने उसको मद्देनजर रखते हुए चीजें करनी है। कई दफा ऐसा होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कस्टमर की जो प्रोडक्ट है उस एक्सपेक्टेशन से आप प्राइसिंग को किस तरीके से केटर करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो आपकी प्राइस होती है वो आपके कस्टमर को महंगी लग रही होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्राइस जो है वो राइट प्राइसिंग करें। फिर आप ये देखें कि राइट प्लेस पे आपने अपनी प्रोडक्ट को रखा हुआ है, आपकी प्रोडक्ट ओवरऑल जो है वो आपकी टारगेट की ज़रूरत के मुताबिक है और आप उन्हीं एरियाज में उसी कस्टमर को टारगेट करके प्रमोशन कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स योर टारगेट। अच्छा जी, प्रोडक्ट चैलेंजेस। प्रोडक्ट में हमेशा ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं तो वो अनप्रूवन प्रोडक्ट होती है, स्पेसिफिकली आपकी प्रोडक्ट। ऑल्दो अगर वो कंपेटिटर की प्रोडक्ट बिल्कुल उस जैसी मार्केट में और आप बिल्कुल डिट्टो उसकी कॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन आपके केस में वो अनप्रूवन। तो जब अनप्रूवन प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ क्लेम्स करेंगे।
तो हमेशा आप जो है उस क्लेम को सपोर्ट करें। जिस तरह हम देखते हैं कि जी PCSIR से मंजूर शुदा या क्वालिटी टेस्ट से मंजूर शुदा या FDA अप्रूव्ड, तो वट एवर यू आर सेलिंग, अगर आपकी अनप्रूवन प्रोडक्ट है तो अगर कोई क्लेम्स आप कर रहे हैं तो उस क्लेम्स के पीछे सपोर्ट होना जरूरी है। दूसरा जो है रिकग्नाइजेबल हो। अच्छा, ये बड़ी एक मजे की एग्जांपल दी जाती है कि जी कार्डबोर्ड बॉक्स से एक बच्चों को कहा गया कि जी एक बाइसिकल बनाए और इस बाइसिकल को हमने बेचना है। तो कुछ बच्चों ने कार्डबोर्ड बॉक्स को काट के बिल्कुल जिस तरह बाइसिकल होती है उस तरह बाइसिकल बनाई। कुछ बच्चों ने उसी कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ कुछ पेडल वेडल जोड़ के एक बॉक्स जैसी एक चीज बना ली और कहा कि ये बाइसिकल है। तो इवेंचुअली वो बाइसिकल चूंकि दिखी नहीं तो इस तरह वो प्रोडक्ट बिकी नहीं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिकग्नाइजेबल हो, कि जिस कैटेगरी की आपकी प्रोडक्ट है तो वो उस कैटेगरी के अंदर रिकग्नाइज्ड हो। फिर पोजीशनिंग के अंदर जो है वो आपके जो मेन फीचर्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। आपकी जो कॉस्टिंग है उसको आप देख सकते हैं। और हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आप एक नया वेंचर या नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रेंज यानी कि नंबर ऑफ वेरिएंट्स जो इनिशियली लॉन्च हो, नंबर ऑफ वेरिएंट से मेरी मुराद ये है कि प्रोडक्ट रेंज दो तरीके से डिफाइन होती है। एक होती है SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट्स के हिसाब से और एक होती है वेरिएंट्स के हिसाब से। अब वेरिएंट्स के हिसाब से ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप एक जेली लॉन्च कर रहे हैं जो कि फ्रूट फ्लेवर में है, तो वेरिएंट्स इस तरह होंगे कि एप्पल जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली है, मैंगो जेली है, गुआवा जेली है। उस तरीके से आपने लॉन्च किए तो ये आपके हो गए वेरिएंट्स। SKUs ये होंगे कि जी एक 50 वाला पैक है, एक 100 वाला पैक है, एक 150 वाला पैक है। तो जब भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जब आप प्रोडक्ट रेंज की बात करेंगे तो SKU तो बहुत आसान है। अब अगर एक मैंगो फ्लेवर बना लिया है तो मुझे सिर्फ पैकेजिंग ही चेंज करनी है ना। मैं 50 ग्राम को 50 रुपए में बेचूं, 110 ग्राम को 100 रुपए में बेचूं और 170 ग्राम को मैं 150 रुपए में बेचूं, तो मुझे सिर्फ उसकी वेटेज चेंज करनी है, मुझे ज़्यादा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं फ्लेवर्स बढ़ा दूंगा बहुत सारे इनिशियली तो फिर उस प्रोडक्ट को संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए उसी वक्त ज़रूरी होता है कि आप 4 या 5 से ज़्यादा ना जाएं, अपनी लिमिट रेंज की ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे जो ना कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। कुछ ज़रूरी नहीं है, ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाते हैं और अगर एक प्रोडक्ट के 5 वेरिएंट लेके आते हैं तो पांचों 5 वेरिएंट इक्वली सेल हो ज़रूरी नहीं है। उसमें से शायद एक टॉप पे जाएगा, एक ज़रा सेकंड जाएगा, एक बिल्कुल हल्का जाएगा, 2 शायद बिल्कुल माठे हो जाए, कुछ भी उनकी सेल्स ना हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपेरिमेंटेशन अपनी शुरू में कम रखें और फिर उसके हिसाब से ग्रो करें। फिर डिज़ाइन जो है वो बड़ा ज़रूरी एक इंटीग्रल पार्ट है कि आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग या आपकी प्रोडक्ट का ओवरऑल डिज़ाइन किस तरीके से। आप देखें कि मुख्तलिफ जो परफ्यूम की जो इंडस्ट्री है, परफ्यूम की इंडस्ट्री जो है एक्सेल करती है इस डिज़ाइन के अंदर। आप परफ्यूम की बॉटल्स को देख लें, मतलब इतनी अट्रैक्टिव डिज़ाइन वो करते हैं कि उसको देख के बंदे को उठाने का जी चाह जाता है। और कई दफ़ा सिग्नेचर डिज़ाइन जो कुछ परफ्यूम की इतनी बॉटल की डिज़ाइन आइडेंटिफाइबल है। जिस तरह एक परफ्यूम हुआ करता था हमारे अब्बा के ज़माने का, मुझे नहीं पता अब वो आता है, उसको ब्रूट कहते हैं। तो ब्रूट की जो बॉटल है और स्पेसिफिकली ब्रूट की जो ग्रीन वाली बॉटल का जो फ्रेग्रेंस था वो इतना सिग्नेचर था कि आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेते थे। हम बचपन में कहीं भी जाते, अगर किसी ने ब्रूट लगा तो हमें पता चल जाता, आप दूर से बॉटल देखते हमें पता चल जाता। तो ये एक सिग्नेचर लुक होता है कि जिससे कि आपकी रिकग्नाइजेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। अच्छा, जब आपने प्रोडक्ट बना लिया तो आप उसकी ब्रांडिंग भी करेंगे। और ब्रांडिंग के हमारे जो की चैलेंजेस होते हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ब्रांड नेम का होता है कि ब्रांड नेम आप किस तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि उसी ने आपकी इक्विटी बिल्ड करनी होती है। तो ज़रूरी है कि आप ब्रांड नेम के ऊपर एक डिटेल्ड एक्सरसाइज करें और जो भी ब्रांड नेम आप बना लें इसको फौरन ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर करवा लें। जब आप रजिस्टर करा लेंगे तो इट विल सिक्योर योर फ्यूचर। ये हम, चूँकि मैंने मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में बहुत काम किया है, ब्रांड नेम्स के ऊपर बहुत हमने मेहनत की, बहुत सर खपाया है।
तो ऑन एवरेज हम तकरीबन 500 से 600 नाम सेलेक्ट करते थे, उसमें से एक ब्रांड नेम सेलेक्ट होता था। वजह ये होती थी कि अक्सर जो पसंद आते थे हम आईपीओ में ऑफिस में चेक करवाते तो वो किसी ने रजिस्टर करवाए हुए होते थे। तो ये एक मसला होता है। जैसे ही आपका ब्रांड नेम फाइनलाइज हो जाए, सोशल मीडिया एसेट्स उसके फौरन आप कैप्चर कर लें, फेसबुक पेज बना लें, वेबसाइट बना लें, जो भी इंस्टाग्राम जितने भी प्रोफाइल्स हैं उसके नाम से आप उसकी बना लें, ताकि जब आप लॉन्च करेंगे तो ये ना हो कि कोई बंदा जो आपको ब्लैकमेल करने के लिए ऑलरेडी वो चीज़ लेके बैठा हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें इंटरनली आप फौरन ही कर लें। फिर आप ये देखें कि जी नाम के मतलब, अब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर सर्टन जोग्राफी में उसका कुछ और मतलब होता है, सर्टन जोग्राफी में उसका कुछ और मतलब होता है, तो ये बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक ब्रांड जो होता है वो बड़ा पॉपुलर होता है, लेकिन वो किसी और जोग्राफी में उसके नाम का बड़ा ऑफेंसिव मतलब होता है। तो अगर आप इंटरनेशनल डील कर रहे हैं तो अपनी उन मार्केट की सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाइनीज़ के साथ काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो लेटर या जो डिजिट 4 है, 4 का जो हिस्सा है, वो आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 4 का हिस्सा जो है चाइनीज़ जो है वो एक अनलकी समझते हैं, वो बड़े इस मामले में सुपरस्टिशियस हैं। तो उनके यहाँ 4 ना घरों का नंबर होता है, ना टेलीफोन का नंबर होता है, वो यूज़ ही नहीं करते, वो बहुत ही अनलकी समझते हैं इस चीज़ को, प्रेफर नहीं करते इसको। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो उन सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखते हुए अपने ब्रांड नेम को बनाएं। ब्रांड नेम में फिर आगे इसकी हायरार्की इस तरीके से होती है कि ये कॉर्पोरेट ब्रांड होता है, फिर फैमिली ऑफ ब्रांड्स बनते हैं, फिर इंडिविजुअल ब्रांड होता है, और फिर एक आइटम या मॉडिफायर होता है। इसको मैं यूनिलीवर से समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से। यूनिलीवर का कॉर्पोरेट ब्रांड जैसे यूनिलीवर है, अब यूनिलीवर के फैमिली ब्रांड में से एक फैमिली उठा लेते हैं वॉल्स की। हमें पता है वॉल्स जो है, जो फ्रोजन डेजर्ट या आइसक्रीम जिसे हम आम जबान में कहते हैं, उसकी पूरी कैटेगरी है, जिसके अंदर छोटी कुल्फियाँ भी हैं, फिर कोन्स भी हैं, और महंगे वाली कुल्फियाँ भी हैं, और फिर जो है वो आइसक्रीम के टब्स भी हैं, और ब्रिक्स भी हैं, और बार्स भी हैं। अच्छा, इन फैमिली ब्रांड के अंदर एक इंडिविजुअल ब्रांड जो मैं उठाता हूँ वो है मैग्नम। तो वो जो है मैग्नम एक इंडिविजुअल ब्रांड है। अच्छा, मैग्नम के अंदर अब 3 इंडिविजुअल आइटम या 3 मॉडिफायर्स आते हैं, उसमें से एक है मैग्नम एलिमेंट। अब एलिमेंट जो है मॉडिफायर या उसका वेरिएंट है। तो ये इस तरीके से एक कॉर्पोरेट हायरार्की बनती है। तो अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो इस बात का या ध्यान रखें हमेशा कि जब आप अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे होंगे तो आप यूनिलीवर को प्रमोट कर रहे होंगे, जब आप ब्रांडेड फैमिली को प्रमोट कर रहे होंगे तो, या कैटेगरी को प्रमोट कर रहे होंगे तो आप वॉल्स को कर रहे होंगे जिसके अंदर तमाम प्रोडक्ट्स आ गई। जब आप स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल ब्रांड को प्रमोट कर रहे होंगे तो फिर मैग्नम आ गया। या अगर आप कोई स्पेसिफिक आइटम को फॉर सेल्स या प्रोमोशनल या सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के तौर पे यूज कर रहे होंगे किसी स्पेसिफिक वेरिएंट को, तो उसके अंदर आप मैग्नम एलिमेंट को यूज कर रहे होंगे। अच्छा, ये एक एक्टिविटी है, ये ब्रांडिंग इमेज के हिसाब से। इसमें मुझे थोड़ी सी आपकी पार्टिसिपेशन ऑडियंस की चाहिए होगी। हम करेंगे ये कि चूंकि वक्त मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो रहा है, तो ये 3 इश्तिहार हैं, तो इस 3 में से मैं शायद एक इश्तिहार प्ले करूँगा। तो इसको आप देखिएगा और इसको देखने के बाद हम ज़रा एक डिस्कशन करेंगे। मुनव्वर भाई आवाज नहीं आ रही, इसकी आवाज नहीं आ रही। जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इस इश्तिहार की आपको आवाज नहीं आ रही? See, the video sound is off. वीडियो साउंड ऑन ओके, कर लीजिए। ओके, वीडियो साउंड आई थिंक कुछ इश्यू होगा। तो हम करते ये हैं कि इसमें ये जो यूफोन का जो ऐड है, ये मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों ने देखा हुआ है, ऐसे ही है? जी मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। अच्छा, तो हम इसी तक डिस्कशन रखते हैं क्योंकि ज़रा वक्त ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा आगे भी चले जाएं। अच्छा, अब देखें, ये यूफोन का जो ऐड है, जब ये यूफोन के इस तरह के ऐड चलते थे तो हम सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि यूफोन के ऐड्स बहुत ज़्यादा मज़ाहिया ऐड होते थे। ऐसे ही है?
यस सर, बिल्कुल फनी होते थे। जी सर, अच्छा, ऐसा ही है। अब देखिए हुआ क्या। यूफोन ने एक तरीका अपनाया, और वो तरीका ये था कि जी हम मज़ाहिया एड्स करेंगे। तो लोगों को यूफोन के ये जो गद्दा था, ये एक वो साफ आवाज वाला जो एक ऐड था, तेरी मेहरबानी वाला जो एक ऐड था, जिसके अंदर वो एक बड़ी खूबसूरत सी मॉडल थी, और सब बहुत सारे यूफोन के इस तरह के फनी किस्म के एड्स थे। लोगों को वो एड्स याद हुए। अब हुआ क्या, जब ये एड्स चल रहे थे तो उस वक्त यूफोन जो था टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर पाकिस्तान में नंबर 2 पे था। नंबर 1 पे मोबिलिंक था, नंबर 2 पे यूफोन था। ये ऐड चलते गए हत्ता कि ये हुआ कि यूफोन जो था वो नंबर 5 पे आ गया। उस वक्त वारिद भी था, तो सॉरी नंबर 4 पे आ गया, वारिद से थोड़ा सा ही बड़ा था वो यूफोन। और यूफोन के एड्स लोगों को याद है, लेकिन मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, उसमें यूफोन का नंबर जो है वो चौथा नंबर हो गया। तो इस पे एक बड़ी स्टडी हुई, और उसमें ये पता ये चला कि ऑल्दो लोगों को ऐड तो बहुत अच्छे याद रहे, लोगों को प्रोडक्ट क्या थी वो याद नहीं रही। तो लोगों ने लतीफा सुन लिया, उस पर हंस भी लिया, लेकिन प्रोडक्ट का मैसेज जो है वो अक्सर लोग भूल गए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अब जो यूफोन के ऐड हैं वो बड़े ह्यूमिलिटी वाले, बड़े अच्छे ऐड हैं, जिसके अंदर यूफोन ख्याल रखने की बात करता है। और इस वक्त बहुत अच्छे एड्स यूफोन के बन रहे हैं। यूफोन ने ये डिसाइड किया कि अब हम मज़ाहिया टोन वाले एड्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लोगों को तो याद रहेगा, लेकिन हमारे ब्रांड की वैल्यू और इक्विटी जो है वो गिर गई, और हम बिजनेस में अब यूफोन इस वक्त आखिरी नंबर पे है। तो ये कभी कभी हो जाता है, ये देखना होता है कि आप अपना ब्रांड इमेज जो बना रहे हैं, वो ब्रांड इमेज आपकी प्रोडक्ट को ऊपर लेके जा रहा है कि नीचे लेके जा रहा है। इसी तरह टेलको में ही एक रेलेवेंट एग्जांपल है कि जो टेलीनॉर था, टेलीनॉर का इमेज हमेशा से बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का इमेज रहा है कि जी बड़ा यूरोपियन सा ब्रांड है। लेकिन जब टेलीनॉर ने बात की सच्ची यारी सब पे भारी, और वो हमारे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट से आसिफ जरदारी साहब, उनके हवाले से एक नारा बड़ा मशहूर था कि आसिफ जरदारी सब पे भारी, उन्होंने एक पॉलिटिकल मशहूर नारा था, उससे उन्होंने मिलता जुलता नारा किया। तो एक हम जो जरदारी सब मार्केटिंग, पे भारी। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि जी सच्ची यारी सब पे भारी। हेलो, मुनव्वर साहब आपकी आवाज नहीं आ Hello? So Munawwar, हेलो can you सर, hear आपकी me? आवाज नहीं आ रही। हेलो, I think his net is हेलो off, so हेलो, I'll reconnect. आपकी आवाज नहीं आ रही। तो वही साहब आप थोड़ा सा वेट कर लें, एक मिनट वेट कर लें, एक मिनट वेट कर लें अब्दुल मोइज और मोहसिन, एक मिनट वेट कर लें। जी नो प्रॉब्लम। मैं ख्याल उनके इंटरनेट का कोई मसला हो गया, वो दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, वो लेफ्ट हो गए हैं। मेरा ख्याल है आप तमाम लोगों को सेशन का फ़ायदा तो हो रहा होगा और हुआ भी होगा। मैं तो हमेशा इस सेशन से बहुत सीखता हूँ, क्योंकि आपको मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के किसी ना किसी एस्पेक्ट को सीखने का मौका मिल जाता है हमेशा ही। जी जी, बहुत फायदा हो रहा है। जी माशाल्लाह, हर सेशन अपने तौर पे एक डिफरेंट नौयत है और अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। माशाल्लाह। कोई बंदा चाहे कि वो इस सेशन की लर्निंग शेयर करना चाहे कोई ऐसे, तो वो शेयर कर सकता है। Hello, Assalamualaikum. Abdullah, can you hear me? जी 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 Hello. जी जी, जसकीन साहिबा आपकी आवाज आ रही है। Mr. Munawwar just messaged. There is a power breakdown. He's experiencing one right now, so he will rejoin us in a couple of minutes. ठीक है ठीक है जी ठीक है। जी, I think he's back on. I have joined जी। जी, alright. Can you guys see the screen? जी 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 जी, आप नजर आ रहे चलें चलें। हैं। आप पोस्ट तो भी हैं तो आप शेयर कर दें। Mr. Munawwar, you need to share the screen. We can't see the screen as yet. okay, I'm just sharing the screen. I'm so sorry. Yeah, No it was like very unexpected. नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। It's okay. It's perfectly alright. I think we all understand. हमने के इलेक्ट्रिक का जिक्र किया था, शायद उनको बात बुरी लग गई। ओके, तो जब हम टेलीनॉर की बात कर रहे थे,
तो टेलीनॉर ने जो है वो यही किया कि टेलीनॉर ने अपना इमेज जो है वो बिल्कुल वो नीचे लेके आए। तो हम चूंकि मार्केटिंग में काम करते थे, टेलीकॉम के लोगों से वास्ता पड़ता था, तो हमें ये बात इनिशियली बहुत बुरी लगी और हमने कुछ दोस्तों से बात की, डिस्कशन की, तो इन्होंने कहा कि टेलीनॉर ने जो कस्टमर बेस थी वो हासिल कर ली जो उसको हासिल करनी थी। अब अगर टेलीनॉर की ग्रोथ है तो वो ग्रोथ है जो अवामी तबका है, जो कि सब अर्बन और रूरल सेक्टर में रहते हैं। तो इसकी वजह से टेलीनॉर को अवामी अंदाज में बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए टेलीनॉर ने फिर वो नाच गाने वाला मैं भी शायद को एक सच्ची यारी सब पे बारी करके एक इश्तिहार बनाया, और आप देखें उनका जो अब इमेज है वो इमेज बिल्कुल अवामी सा हो गया है। और उस अवामी इमेज की वजह से उनकी मार्केट ग्रोथ इतनी हुई कि अब टेलीनॉर जो है इस वक्त सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम है, और पाकिस्तान में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो मोबिलिंग जो कि मार्केट लीडर है उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जब आप ब्रांड इमेज देख रहे होते हैं तो आपको अपने बिजनेस के साथ अपने ब्रांड इमेज को जोड़ना जो है वो बड़ा लाजमी हो जाता है। ओके, अब आखिरी एस्पेक्ट की तरफ हम चलते जा रहे हैं, विच इज़ लाइक प्राइसिंग। ये एक प्राइसिंग को मैं समराइज इस तरह करूँगा कि प्राइसिंग की मेथडोलॉजीज जो हैं वो 4 मेथडोलॉजीज होती हैं। एक मेथडोलॉजी जो होती है कि जी कॉस्ट प्लस मार्कअप प्राइसिंग, कि आपने अपनी कॉस्ट निकाली, कॉस्ट के ऊपर आपने डिसाइड किया कि जी मैं 10% मार्जिन कमाऊंगा, तो आपने 10% मार्जिन रखा और आपने प्राइसिंग चेन लगा दी। इस प्राइसिंग में होता ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अल्ट्रा कंपेटिटिव हो जाती है, और अल्ट्रा कंपेटिटिव की वजह से आपको एडवांटेज ये होता है कि आप इनरोड्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अंदाजा है कि जी अगर आपकी प्रोडक्ट इस मार्केटिंग या इस प्राइसिंग मेथोडोलॉजी के जरिए मार्केट से कम है विद इक्वल क्वालिटी वैल्यू डिलीवरेंस, तो आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट आपको कम हो रहा है लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो तेजी से बिक रही है। जब तेजी से बिक रही है तो जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम आपके टोटल प्रॉफिट में कॉम्पनसेट करेगा। कि अगर मैं 10 चीज़ें बेचूं कम प्रॉफिट पे और मैं 100 चीज़ें बेचूं, मैं 10 चीज़ें बेचूं ज़्यादा प्रॉफिट पे और 100 चीज़ें बेचूं कम प्रॉफिट पे, नेट इफेक्ट दोनों का सेम आएगा। तो वॉल्यूम के केस पे आपको एडवांटेज मिलेगा। दूसरी चीज़ होती है विच इज़ कंपेटिटिव प्राइसिंग। कंपेटिटिव प्राइसिंग में आप ये देखते हैं कि जी मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए की आपका कंपेटिटर दे रहा है, एक 90 की दे रहा है, एक 95 की दे रहा है, आप कोशिश करेंगे कि 90 और 100 के दरमियान ही अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखें, रिगार्डलेस कि शायद वो प्रोडक्ट आपको 50 रुपए में पड़ रही हो और आप उसको 60 रुपए में मार्केट में लॉन्च करते हैं। इससे होता ये है कि आपकी जो इनिशियल जब आप बिजनेस लॉन्च कर रहे होते हैं तो एक हर बिजनेस की ख्वाहिश होती है कि मैं इनिशियली भी कुछ प्रॉफिट कमाऊं, तो वो एक आपकी जो प्रॉफिट नीड्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और आपको एक प्रॉफिट मिल जाता है। फिर आप रिलाई करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की ओवरऑल कम्पिटिटिवनेस क्या है। अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में बेहतर है तो वो एक मार्केट में अपना नाम बना लेगी और आप उस तरीके से मार्केट लीडर्स के साथ ही चलते रहेंगे। फिर एक कस्टमर ओरिएंटेड प्राइसिंग है। कस्टमर ओरिएंटेड प्राइसिंग को नॉर्मली पहले जो है वो ये किया जाता था कि देखा जाता है कि अगर जिस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप अपनी प्राइसेस कम रखा करते थे। अब नॉर्मली होता यह है कि वो करते हैं कि वो SKU छोटा कर देते हैं। तो अब जो 5 रुपए का पैंटीन है वो शायद लो इनकम ग्रुप्स लोग इस्तेमाल करते होंगे, साशे शायद अगर वो किसी दावत में जा रहे हो या उस वक्त, और जो 800 रुपए की जो बॉटल है वो हाई इनकम ग्रुप्स अफोर्ड कर लेते होंगे। तो दे आर बाइंग द सेम ब्रांड, लेकिन जो उनकी अपनी प्राइसिंग है वो कस्टमर ओरिएंटेड प्राइसिंग उन्होंने कर ली है विद रिस्पेक्ट टू SKU प्लेसमेंट। तो आप देखेंगे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये शैम्पूज के आपको साशे पैक्स अब नहीं मिलेंगे, वहाँ पे बॉटल्स मिलेंगी। और कई ऐसे इलाके हैं कराची के जहाँ पे आपको साशेज अभी भी मिलेंगे क्योंकि वो लो इनकम ग्रुप्स हैं। फिर मिक्स मेथड्स हैं जिसके अंदर आप कोई भी मेथोडोलॉजी को है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग को यूज़ करने के लिए, और ज़रूरी नहीं कि आप एक ही प्राइसिंग को जो है वो फॉलो करें। आप अपनी प्राइसिंग मेथोडोलॉजी जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। प्लेस या जो वो जगह है जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में आपने अपनी प्रोडक्ट को रखना है ये बड़ी ज़रूरी होती है। ये बात याद रखिए कि प्रोडक्ट
अगर आप बेच रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, विच इज लाइक डायरेक्ट टू कस्टमर D2C, या आपने कोई इंटरमीडियरी रखा हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो फिर दुकानों पे प्रोडक्ट पहुंचाता है, और एक इंटरमीडियरी है। जो इंटरमीडियरी होगा वो हमेशा जो है वो अपना कट रखेगा, अपनी डोमिनेंस आपके ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और उसके अपने अलग मोटिव्स होंगे। वो कई इंटरमीडियरीज जो हैं वो उधार पे प्रोडक्ट लेते हैं, कई इंटरमीडियरीज जो हैं वो एक हद से ज़्यादा मार्जिन जो है वो तलब करते हैं, और कई इंटरमीडियरीज जो है वो आपकी प्रोडक्ट को डेलिबरेटली ब्लॉक करने की भी कोशिश करते हैं। तो अब ये आपने देखना है कि आप किस तरीके से मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। इसलिए सेल्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जो एक बार जो डिसीजन जो कि आपने हमेशा लेना है वो ये है कि चैनल जो है वो प्रोडक्ट के अंदर क्या वैल्यू ऐड, चैनल या कि जो इंटरमीडियरी है वो प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर भी रहा है कि नहीं। सबसे आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को हायर इसलिए करते हैं ताकि वो नंबर 1 जो काम है अपना कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट को अवेलेबल कर सके वो करे। क्या वो आपकी प्रोडक्ट को सारी दुकानों के ऊपर कवरेज दे सकता है? क्या अगर वो ये कर रहा है तो इट्स वर्थ वर्किंग विद दैट चैनल। क्या वो सही टाइम पे और सही क्वांटिटी पे स्टॉक दे रहा है दुकानों में? कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ दुकानों में प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होती और बिल्कुल बराबर की तो और वो दुकानदार आपको कहेगा जी मार्केट में शॉर्ट है, और एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर की दुकान के अंदर वो प्रोडक्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर पड़ी हुई होगी। तो ये भी एक कवरेज का क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से मार्केट में वो प्रोडक्ट की जो प्राइस वो है डिस्ट्रीब्यूशन है हो रही है, ताकि तमाम दुकानों में वो प्रोडक्ट होगी तो चांसेस ऑफ सेल्स आपके बढ़ जाएंगे। फिर वो किस तरीके की एडवाइजरी कर रहा है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर दुकानदारों को एजुकेट करने की ज़रूरत होती है शुरू के अंदर, तो वो किस तरीके की एडवाइजरी करता है। अगर कोई मार्केटिंग मटेरियल या फ्रिज या उस तरह की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है तो उसमें वो आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है। अब हम आते हैं प्रोमोशन के अंदर। हम प्रोमोशन मिक्स डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। प्रोमोशन मिक्स जो है वो 4 किस्म का प्रोमोशन मिक्स होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के लिए। पहला कहलाता है जी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के अंदर प्रिंट हो गया, टीवी हो गया, डिजिटल हो गया, उस पर जो एड्स चलते हैं वो हो गया। पैकेजिंग, आप शायद सरप्राइज हो लेकिन पैकेजिंग जो है इस वक्त सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग मीडियम में, क्योंकि एक स्टोर के अंदर जहां आप अगर इन स्टोर एडवर्टाइजिंग नहीं खरीद सकते लेकिन आपकी अगर अट्रैक्टिव पैकेजिंग है तो वो आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए काफ़ी है। फिर मोशन पिक्चर्स या मूवीज हो गई, ब्रोशर्स हो गए, टेक वंस हो गए, पोस्टर्स, लीफलेट्स, डायरेक्टरीज हो गई जो ट्रेड जर्नल्स होते हैं, और आउट ऑफ होम पे जो बिलबोर्ड साइन बोर्ड्स लगे होते हैं वो हो गए। सेल्स प्रमोशन में हम अक्सर देखते हैं स्टोर्स के बाहर कि फ्री सैम्पलिंग हो रही है। सैम्पलिंग के साथ साथ जो है गिफ्ट दिए जाते हैं, कभी प्रोडक्ट का कोई डेमोन्स्ट्रेशन करवाया जाता है। फिर जिस तरह डॉन का लाइफ एक्सपो होता है, लाइफस्टाइल एक्सपो होता है, वो ट्रेड शो है जहाँ मुख्तलिफ प्रोमोशंस लगाई जाती हैं। फिर कूपन्स, रिबेट्स हमारे यहाँ कम मिलते हैं, कूपन्स ज़्यादा मिलते हैं कि जी आप ये कूपन ले लें तो आपको एक सर्टेन % ऑफ मिल जाएगा। दुकानों के ऊपर हमने मुख्तलिफ डिस्प्लेज देखे हुए हैं। अक्सर मॉल्स वगैरह में इस तरह के कोई गेम्स या कॉन्टेस्ट भी चल रहे होते हैं कि आप ये पहिया घुमाएं तो आपको ये गिफ्ट भी मिल सकता है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है सेल्स प्रमोशंस में आती हैं। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग है। डायरेक्ट मार्केटिंग एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग जैसे इवॉल्व हुई है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग की एक फेज जो है वो चेंज हो गई है। पहले ज़माने में लोगों के घरों पे बजरिया डाक पोस्ट में डायरेक्टरीज आती थी, मेलर्स आते थे। अब आपके इनबॉक्स में ईमेल्स आती है, मुख्तलिफ वेबिनार्स की ईमेल्स हो गई, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की ईमेल्स हो गई, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये और अक्सर जो डिजिटल डायरेक्ट मार्केटिंग है वो आपको एक माइक्रो साइट के ऊपर ले जाती है जो कि स्पेसिफिकली उस मैसेज के अराउंड बनी हुई होती है। केबल एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो एक टीवी शॉपिंग का जो चैनल है वो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। फिर टेली मार्केटिंग, हमें SMS के थ्रू मैसेजेस आते हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के लिए
पब्लिक रिलेशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि जिस फेज में आप एज अ बिजनेस हैं उस फेज में आपको रिकग्निशन की बड़ी ज़रूरत है, और रिकग्निशन आपको आपकी कैटेगरी की पब्लिक रिलेशंस से मिल सकती हैं। आप अगर कोई इवेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रेस किट्स बनाएं, सेमिनार्स कर रहे हैं तो किसी कंटेंट राइटर से स्पीचेस लिखवाएं, आप अगर कोई रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो उनको ब्रांडेड करें, अगर आप कोई पब्लिकेशन अपनी निकाल रहे हैं, वाइट पेपर निकाल रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट होने के लिए, वाइट पेपर के साथ अक्सर लोग अब जो है वो वीडियोस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है नाफा इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर अमजद, वो डॉक्टर अरशद वहीद सॉरी, वो फंड रिपोर्ट जो है वो खुद पढ़ के उसकी वीडियो बनाते हैं। नॉर्मली फंड रिपोर्ट एक इंतहाई बोरिंग सा डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इन्होंने वीडियो फंड रिपोर्ट बनाना शुरू की, तो वो और उनके दूसरे फंड मैनेजर्स की वीडियोस जो है वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो वीडियो इज रिलेटिवली इजियर टू वॉच एंड अंडरस्टैंड देन रीडिंग अ डॉक्यूमेंट, जिस तरह की आजकल की हमारी ऑडियंस है। और डिजिटल मेलर्स की जिस तरह हमने बात की, ये एक चूंकि ये रिकॉर्ड हो रही है तो आई एम श्योर इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। ये एक एक्टिविटी है जो कि मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने बिजनेसेस के लिए किसी भी फेज में जरूर कर लीजिएगा। ये एक लो कॉस्ट मार्केटिंग प्लान का एक टेम्पलेट है, और मैं उस टेम्पलेट को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको बता देता हूँ। तो आप अपने अपने बिजनेसेस को लेके ये एक टेम्पलेट बना लेंगे, क्योंकि मार्केटिंग प्लान का जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है वो तो कोई 40-50 पेजेस का होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि एक स्पेसिफिक टेम्पलेट हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, तो ये आपको जो है वो बड़ा हेल्प करेगा। तो इसको मैं जरा समझा देता हूँ। पहली जो इसकी हेडिंग है मार्केट, तो सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है कि आप कौन सी मार्केट में एंटर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो ऑनलाइन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो यू आर एंटरिंग इन ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट। अच्छा, ये तो आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि वो है वाई, आप क्यों इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ये वाई जो है ये डिफाइन करेगा वो विजन आपका जो कि इस बिजनेस को लेके आपका है। और इस वाई को आप जब भी आप इस प्लान को देख रहे होंगे, जब आप इस वाई को पढ़ेंगे, इसका जवाब पढ़ेंगे, तो इट विल नॉट ओनली इंस्पायर यू, इट विल गाइड योर एक्शंस एज वेल। इसके बाद हमने टारगेट सेगमेंट की बात की, तो आपने जो आपकी जो प्राइमरी टारगेट सेगमेंट है उसको आपने डिस्क्राइब करना है कि जी मेरी जो मेरी ये मार्केट है तो मैं इसकी टारगेट सेगमेंट जो है वो कौन सी टारगेट सेगमेंट है। फिर आप पोजीशनिंग जो हमने डिफाइन की कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यूएसपी का मतलब ये होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है। फिर ये आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये यूएसपी हो गया, लेकिन पॉइंट ऑफ पैरिटी, पैरिटी से मेरी मुराद ये है कि क्या ऐसी चीजें जो आपके और आपके कंपेटिटर के दरमियान कॉमन है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो जो आपका पोटेंशियल कस्टमर होता है, क्योंकि वो दूसरी प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है, तो वो दूसरी प्रोडक्ट के पॉइंट्स आपसे पूछता है कि जी मैं तो जो करंट प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ उसमें तो फीचर ए भी है, फीचर बी भी है, फीचर सी भी है। आपकी मुनव्वर साहब आपकी आवाज मिस हो गई है। मुनव्वर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। मुनव्वर साहब आपका म्यूट है, अगर आप अनम्यूट कर लें। जी आपको कहाँ तक आवाज आई आखिरी? सर पॉइंट्स ऑफ पैरिटी तक। ओके हाँ, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी तक यहीं पे कुछ एरर हो गया था, सॉरी। देखिए पॉइंट्स ऑफ पैरिटी में होता है कि आपकी प्रोडक्ट में और कंपेटिटर प्रोडक्ट में क्या चीजें कॉमन है, ये पॉइंट्स ऑफ पैरिटी है। जो चीज आपकी प्रोडक्ट में नई होगी या डिफरेंट होगी वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। तो पॉइंट ऑफ पैरिटी भी डिफाइन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी सेल्स पिच पे जाएंगे या किसी कस्टमर को कन्विंस कर रहे होंगे तो आपको पता होना जरूरी है कि वो मार्केट में क्या प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, ताकि आप उसका जवाब दे सके कि जी ये प्रोडक्ट के फीचर्स तो मेरी प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी हैं और दीज आर माय पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन।
फिर रीजन टू बिलीव ये वो चीज होती है कि जिस पे आपका दिल मानता है एज अ एंटरप्रेन्योर ये प्रोडक्ट खरीदने को, क्योंकि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को खुद को नहीं बेच सकते तो आप दुनिया के किसी बंदे को नहीं बेच सकते। तो रीजन टू बिलीव आपका ये होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आप एज अ कस्टमर खरीदेंगे, और वही रीजन टू बिलीव आपने फिर अपनी सेल्स पिच में अपने पोटेंशियल कस्टमर को बताना है। ये पोजीशन के एस्पेक्ट्स हो गए। अब आप अंडरलाइन करेंगे जी ऑब्जेक्टिव्स कि आपके स्पेसिफिक मार्केटिंग और सेल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिक का लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए है कि आप मिसाल के तौर पे एक नई प्रोडक्ट को लेकर आएँ, तो नई प्रोडक्ट को लेकर आएँ और आपकी अगर टारगेट ऑडियंस है वो 1 लाख लोग हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि जी पहले साल के इख्तिताम तक या एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उस 1 लाख में से 70% लोगों को मेरी प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि 70% मार्केट को मेरी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, भले वो खरीदें या नहीं खरीदें। ये हो गया अवेयरनेस लेवल। फिर आप सेल्स का यूनिट लगाएंगे कि जी ये 1 लाख लोग जो है साल में कम से कम जो है वो 2 लाख प्रोडक्ट जो है वो यूज कर चुके हों। तो जब आप ये चेक करेंगे तो सेल्स का नंबर चेक करना तो ये बहुत आसान है। आपकी जो भी एनुअल सेल्स आपने रिकनसाइल कर ली, नंबर आ गया। अवेयरनेस को कैसे चेक करेंगे? तो अवेयरनेस को चेक करने के लिए मार्केट रिसर्च सर्वे होता है, जिसके अंदर आप अपनी ऑडियंस से पूछते हैं कि जी आपको 1 लाख लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, सबके सब उसकी एक रिप्रेजेंटेशन सैंपल होगा कि आप उसके अंदर से कोई 1000-1500 लोग सेलेक्ट करेंगे। वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वहां आपसे पूछेंगे कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता है। तो साल के शुरू के मौके पे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जी 1 लाख लोगों में से शायद 5-10% को लोगों को पता है। जब आप अपनी कोई प्रोमोशनल कैंपेन करेंगे उसके बाद साल के आखिर में आप पूछेंगे तो आप अवेयरनेस लेवल लोगों से चेक करेंगे कि किस तरीके से मेरे प्रोडक्ट की अवेयरनेस है लोगों को। टाइमिंग जो है बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें होती हैं जो सीजनल होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो 12 महीने चलती हैं। आपकी प्रोडक्ट अगर सीजनल है तो उस सीज़न में आप ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे सीजन होते हैं जिसके अंदर आपने मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी है और कौन से ऐसे सीजन है जिसके अंदर सेल्स के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। अब जैसे चॉकलेट्स हैं, तो जो चॉकलेट्स की जो इंडस्ट्री है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग पे जो फोकस और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस है वो ज़्यादा नवंबर से शुरू हो जाता है, कि नवंबर से उस पर फोकस शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी डिमांड भी चॉकलेट की एक तरह से सीजनैलिटी है। गर्मियों में चूंकि चॉकलेट्स वैसे पिघल जाती है तो दुकानदार ज़्यादातर रखते ही नहीं है अनलेस आप उसको एक फ्रीजर भी दे साथ। इस तरीके से अगर आप कोई टैंग या रूह अफ़ज़ा या इस तरह का कोई शरबत बना रहे हैं तो चूंकि ये गर्मियों की प्रोडक्ट है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है अगर आप सर्दी में शुरू करेंगे, फिर जो सर्दी के बाद वाला मौसम है फरवरी मार्च, अगर आप उसमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं तब आप गर्मियों के सीजन को हिट कर सकेंगे विद अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ योर प्रोडक्ट टू ऑल द कस्टमर्स। तो ये टाइमिंग जो है आपने मुख्तलिफ अपने बिजनेस की प्रोडक्ट के हिसाब से प्लान करनी होगी। फिर आप मीन्स का मतलब वो ज़राए जहाँ से आपके पास बजट आएगा। आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि ये मार्केटिंग और सेल्स बजट क्या होगा और वो पैसे कहाँ से आएंगे और आपने किस तरीके से एलोकेशन किए और उनका रिजल्ट क्या आया। फिर मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आप कौन से मार्केटिंग के तरीके यूज़ करेंगे और उस तरीके को, जैसे आप सोचेंगे जी मैं केबल के ऊपर ऐड चलाऊंगा, तो आपकी लॉजिक क्या है केबल के ऊपर ऐड चलाने की। और अगर आपको केबल के ऊपर आपने ऐड चलाया तो फिर आप ये एक चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या मेरे लोगों ने केबल का ऐड देखकर ही मेरी प्रोडक्ट खरीदी है। तो ये शायद आप जो कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट खरीदें उनसे आप अगर कोई चीज़ इस तरह का पूछें या इस तरह का कोई सर्वे करें कि आपको ये प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से पता चला, और अगर वो केबल ऐड को रेफरेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव लिंक, कि आपने डिसाइड किया कि मैंने केबल पे ऐड दिखाना है। आपका लॉजिक भी थी कि जी मेरे जो और ऑडियंस है वो केबल के चैनल ज़्यादा देखते हैं, और फिर आपने जब अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को एट्रीब्यूट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ प्रॉपर सिनर्जी। फिर सेल्स विजिट्स एंड एग्जीक्यूशन, कभी भी आप ये रिलाई ना करें कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 100% ईमानदारी से काम करेगा या आपके जो सेल्स पर्सन है वो हमेशा परफेक्ट काम करेंगे। मार्केट का विजिट, आपके जो टॉप कस्टमर्स हैं, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका विजिट रेगुलर जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और आपने ये भी एक बात का ख्याल रखना है कि आपने
एक मैसेज अगर किसी को देना है तो जरूरी नहीं एक ही किस्म का मैसेज। अगर आपके 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक सबसे बड़ा है, 4 छोटे हैं, तो जो 4 है उनको आप अलग तरीके से डील करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको आप अलग तरीके से डील करेंगे। तो ये आपने देखना है। और फिर आखिरी चीजें मॉनिटरिंग, कि क्या ऐसे कंट्रोल के मेजर्स हैं जो कि आपने बिल्ड करने हैं, कि ये किस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट होंगी, उसमें कौन से फैक्टर्स है जो कि एवेल्युएट होंगे, सेल्स जो है उसका कितना टारगेट जो है उस टारगेट पे कितना पुश होगा, वो पुश क्या आप वीकली करेंगे या मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे ताकि आपके एनुअल टारगेट्स पूरे हों। तो ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपने अपने बिजनेस के अराउंड डिफाइन करने हैं। और अगर आप ये बना लेते हैं एज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड यू कीप, तो देखिए जिस तरह ये डॉक्यूमेंट जो है चेंज होता रहेगा आपके बिजनेस के स्टेज के हिसाब से, लेकिन वंस यू स्टार्ट राइटिंग और डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स तो फिर बड़ा आसान हो जाता है किसी भी चीज को या किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना। आखिरी टॉपिक जो है वो है हमारा पर्सनल ब्रांडिंग का। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। एक मशहूर कहावत है कि अगर आप शाहरुख खान जैसे बनना चाहते हैं तो आप कम से कम हेयर कट तो उस जैसा बनवाना शुरू करें, आप कम से कम साहिल लोधी तो बन ही जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स को इंटरनेट पे सर्च करें और अपनी कोई इंस्पिरेशन पकड़ें। कई लोग हैं जिनको कि जैक मा जो चाइनीज़ को फाउंडर है अली बाबा का, उसके सेइंग्स बड़ी पसंद है, वो बातें बड़ी अच्छी करता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी जो एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी कोई ब्रांडिंग करें। आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी एक अपनी शनाख्त होनी चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग के 3 सवाल हैं। लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या समझें। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा टंग ट्विस्टर है, लेकिन बड़ा ज़रूरी है ये। सबसे पहले आप असेसमेंट करेंगे जी लोग आपके बिजनेस सर्कल में आपके बारे में क्या समझते हैं। ये पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो अक्सर कहा जाता है कि ये लोग क्या कहते हैं वाली बात को गौर नहीं करना चाहिए ज़्यादा, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग में यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं। फिर आप ये देखें कि आपके एक कुछ लोग होते हैं कि जिनके बारे में लोग एक सर्टेन ओपिनियन रखते हैं, लेकिन उनके अपने नज़रिए में उनकी एक बड़ी अपनी एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक रियलिस्टिक असेसमेंट हो। और फिर आप ये आइडेंटिफाई करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप क्या जैक मा बनना चाहते हैं, तो अगर लोग आपको उस तरह के इंटेलेक्चुअल समझें तो उस तक आप पहुंचेंगे कैसे, ताकि फिर उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग शुरू करें। कुछ पर्सनल ब्रांडिंग की टिप्स हैं। वो टिप्स ये हैं कि अपने बिजनेस के साथ कोई ना कोई एक यूजफुल चीज जरूर करते हैं। अब चाहे वो कोई प्लांटेशन ड्राइव है जिसका आप हिस्सा हो, या चाहे वो कोई यतीम खाना है जिसमें आप कोई मदद कर रहे हो, या कोई ना कोई सोसाइटी के लिए यूजफुल काम जो है ये आप जरूर करते रहें। अच्छा, इसके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो एक इंटरनल जो बहसियत मुसलमान हम समझते हैं कि कोई भी अच्छे काम करने से एक तो हमारे अमाल बेहतर होते हैं, लेकिन उसका हमारी पर्सनैलिटी भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाएगी जो कि शायद आपकी फील्ड के हों, या बिजनेस नेटवर्किंग से आपको कुछ ही और लोगों के जरिए नेटवर्क करवा सकें, जिसकी इवेंचुअली आपको बिजनेस में मदद मिले। तो ये जो समथिंग यूजफुल है ये बड़ा ज़रूरी है अदर देन योर कोर बिजनेस, ताकि एक तो आपका माइंड एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाए, दूसरा उससे आपका नेटवर्किंग की जो एबिलिटीज आपकी बेहतर हो और आपके लिए एक बिजनेस की नए रास्ते खुले। दूसरी चीज़ ये कि जब पाकिस्तान में वैसे गर्मी ज़्यादा होती है, हम एक ख़ास कल्चर में पले बढ़े हैं, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, स्पेशली हम जब लोगों से बात कर रहे हो। तो हमें हमेशा, चाहे हम किसी को मैसेज लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल इन आवर वर्ड्स, क्योंकि एक दफ़ा मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो बाहर नहीं जा, वापस नहीं जा सकता। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जो भी बोलें, जो भी लिखें, उसमें रिस्पेक्ट जो है वो उसका एक एलिमेंट हो। हमें चाइनीज़ कहावत है कि जब भी गुस्से में हो किसी को कोई ख़त ना लिखो, तो जब भी आप गुस्से में हो किसी को कोई कॉल ना करें या ईमेल ना करें, क्योंकि अक्सर बंदा इरेशनल भी कोई बात कर सकता है। तो ये रिस्पेक्टफुल होना अपने अल्फाज में बड़ा ज़रूरी है। ईमेल का जिक्र मैं कर चुका हूँ कि राइट ईमेल्स रिस्पॉन्सिबली,
क्योंकि ईमेल्स जो हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए सेव हो जाती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और सोशल मीडिया, अक्सर लोग सोशल मीडिया पे बहुत ही कुछ अजीबो गरीब चीज़ें शेयर कर लेते हैं, या व्हाट्सएप पे कोई बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें शेयर कर लेते हैं। देखिए हर आदमी से गलतियाँ हुई होती हैं, कोई आदमी गलती से पाक नहीं। लेकिन जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को एक इमेज बनाना चाहते हैं, तो यू हैव टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली ऑन सोशल मीडिया। ये क्योंकि कहीं आप किसी को भी मौका नहीं देना चाहते कि लोग आपके बारे में कोई गलत बात आपसे एसोसिएट करें। हमें बहुत सारी चीज़ों पे गुस्सा आता है, ज़रूरी नहीं हमें हर चीज़ पे गुस्सा हम सोशल मीडिया पे लिखें। और अगर सोशल मीडिया पे लिखने का शौक है तो कोई एक अननोन आईडी बना लें, अपनी आईडी ना रखें, कोई एक अननोन कैरेक्टर बना लें, उस तरीके से कर लें। लेकिन एज अ बिजनेस पर्सन आपका जो पर्सोना है वो हर किस्म की कंट्रोवर्सी से पाक होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, आप लिंक्डइन पे अपना एक प्रोफाइल बना लें प्रोफेशनल किस्म का। सोशल मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबली एक्ट होने का मतलब ये है कि आपने अब से अपने बच्चों की बर्थडे की तस्वीरें लगाना बंद कर देनी है, क्योंकि अब आप एक बिजनेस पर्सन हैं। आप देखें जितने भी बिजनेस पर्सन या जो सोशली रिस्पॉन्सिबल किस्म के लोग हैं, उनका सोशल मीडिया बिल्कुल दिखता ही डिफरेंट है। आप कोई पॉजिटिव कोटेशंस लगा दें, आप कोई एक अच्छी वीडियो लगा दें, पाकिस्तान से रिलेटेड कोई एक अच्छी न्यूज़ है वो लगा दें, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ है वो लगा दें, आपके बिजनेस में कोई चेंजेस हुए हैं कोविड पे वो लगा दें, आप अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं अपनी कोई वीडियो बना के लगा दें, जिससे आपके बिजनेस की कैटेगरी के लोगों का दूसरों का फायदा हो, तो उससे बड़ा हेल्पफुल होगा। मेरे एक दोस्त है, ज्वेलर है, IBA का ही ग्रेजुएट है, तो उसको ज्वेलर्स जो ज्वेलरी की फील्ड में काम करते हैं, उनको एक ये चैलेंज होता है कि जो वो एक घाटा होता है जो कि ज्वेलरी बनाते वक्त जो ज्वेलरी गोल्ड जल जाता है, उस पर अक्सर कस्टमर्स के साथ बहस होती है, तो इसलिए ना उसके इस टॉपिक पे बड़ा लिखता रहता है। तो मैंने उसको कहा कि तुम इसकी एक वीडियो बनाओ और जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं उसकी बात करो। तो अब नाउ ही इज मेकिंग वीडियोस। तो इस तरह की वीडियोस जो हैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में बड़ा हेल्प करती हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि आपके बारे में अगर कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे सर्च करे तो वो ये देखे तो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन जो है उसके पास क्रिएट हो। ये ना हो कि वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हों और कोई लतीफ़े या इस तरह की कोई चीज़ें हों, ये हों। तो फेसबुक के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपका जो एक प्रोफाइल है और आपका एक पेज है। तो प्रोफाइल पे तो हमने बात कर ली कि आपने प्रोफेशनली रहना है। पेज जो है वो आपका बिजनेस का पेज है कि आपके बिजनेस की प्रोडक्ट की मुख्तलिफ चीज़ें वो आप अभी ऑपरेट करेंगे। शुरू के लेवल पे जब आपका बिजनेस लिमिटेड होगा तो ये पेज आप खुद मैनेज कर सकेंगे, इट्स वेरी इजी टू मैनेज। लेकिन फिर जब आपके पास टाइम कम हो तो यू कैन टेक एनी वंस हेल्प। आपको एक छोटी मोटी एजेंसी भी हायर कर सकते हैं जो कि आपके पेज को मैनेज करे। अगर कोई एडवर्टाइजिंग करनी है सोशल मीडिया के हवाले से तो वो ये करे। अच्छा, एक और चीज़, जब हम बिजनेस पेज बनाते हैं तो हम सबका बड़ा दिल चाहता है कि मैंने अपने बिजनेस का पेज बनाया तो कम से कम 100 लाइक तो हो ही जाएं पहले दिन ही, और हफ्ते बाद 500 लाइक तो हो ही जाएं। ये आई डोंट ब्लेम एनी वन ऑफ यू, मैंने भी शुरू में ये गलती की। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे दोस्तों को ऐड करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जो आपके दोस्त हैं वो आपके दोस्त हैं, वो आपके कस्टमर्स नहीं हैं। तो आपके दोस्त आपके पेज पे शायद इस तरह का कोई कमेंट कर दें, इस तरह की कोई चीज़ कर दें जिसपे कि आप अजीब से हो जाएंगे, आपको शर्मिंदगी हो सकती है। तो इसलिए ये बात ज़रूर रखें कि आपका बिजनेस में बिजनेस पेज पे आपके दोस्तों का होना ज़रूरी नहीं है। उनको सिर्फ इसलिए ना ऐड करें कि नहीं जी मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिजनेस पेज आपके कस्टमर्स के लिए, क्योंकि एक बात याद रखिए कि ये जो आजकल स्क्रीनशॉट्स जब से मोबाइल फ़ोन में सेव होने लगे हैं, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। और वो कहाँ कहाँ स्क्रीनशॉट चले जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। इस तरीके से लिंक्डइन के अंदर प्रोफाइल आपका है, पेज आपके बिजनेस का है, आप अपने बिजनेस का पेज प्रोफेशनली मैनेज करें और एक वेबसाइट जो अपने बिजनेस की ज़रूर बना लें। और उस वेबसाइट के अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर आपका एक अपना प्रोफाइल होना चाहिए जो अबाउट अस के अंदर, जैसा वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, तो अबाउट अस में आप बिजनेस को डिफाइन करते हैं कि हमारा बिजनेस ये, तो उसमें अबाउट द CEO या अबाउट द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, उसकी एक हेडिंग बना के
अपना प्रोफाइल भी जरूर बनाएं, अपनी एक प्रोफेशनली अच्छी तस्वीर भी लगाएं और आपकी जो स्टोरी है वो भी लगाएं। क्योंकि जब हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं, छोटे बिजनेसेस की बात करते हैं, तो अक्सर उन बिजनेसेस के साथ कस्टमर्स काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको वो बंदा अच्छा लगता है और वो उस बंदे की पर्सनल या पर्सनैलिटी से मुतासर होकर उसके साथ काम कर रहे होते हैं। तो जब तक आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे नहीं लोगों को, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं, वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेबसाइट के ऊपर अबाउट अस के अंदर आपका पर्सनल प्रोफाइल जरूरी हो। तो इसके साथ ही आई थिंक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और बहुत अगर शुक्रिया, इसमें कोई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस हो अगर किसी का कोई तो क्वेश्चन है तो वो 1-2 मिनट में पूछ लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया हमने मुनव्वर साहब का। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दें और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जी नुमान साहब पूछें सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना ये चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग ये हमारे इनिशियली किसी प्रोडक्ट या हमारी किसी सर्विस के लिए कितनी ज़रूरी है? अच्छा, आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट की एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे मतलब मैं अगर आईटी से मोहब्बत करता हूँ और आईटी ही की फील्ड में कुछ आइडियाज काम करना चाह रहा हूँ, तो उनमें मैं अपने कस्टमर टारगेट्स डिजिटली कोशिश करूँ या अपने सराउंडिंग नेबरहुड में कोशिश करूँ? देखिए, डिजिटल जब से आया है, डिजिटल मार्केटिंग, तो हुआ ये है कि 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हुई। एक चीज़ ये हुई है कि जी एम्पावरमेंट हुई है, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग आप अपनी खुद कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है, डिजिटल तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि एक तो फ्री है, बहुत इनिशियल लेवल पे आप फ्री बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकेंगे। तो चाहे आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, डिजिटल तो आप करें ही करें, क्योंकि फ्री है, आप अपने फ़ोन से तस्वीर खींच के कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो लाजमी आप करें और बाकी फिर इसको ग्रो करें। क्योंकि देखिए डिजिटल में जो है ना, अब आसानी इस तरह हो जाती है कि मैं आपको अपनी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इतवार वाले दिन डॉक्टर शाहिद कुरैशी की क्लास में मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का ही मेरा एक सेशन था। तो प्रेजेंटेशन जो थी वो मेरे लैपटॉप पे थी, और ये मैं मैक का लैपटॉप यूज़ करता हूँ, एप्पल का। तो अब एप्पल के लैपटॉप के बारे में लतीफ़ा ये है कि अगर आपने एक दफ़ा एप्पल का लैपटॉप ख़रीद लिया तो ये उस तरह है जिस तरह आपने किसी शहज़ादी से शादी कर ली है, तो नखरे बहुत होते हैं। तो इसका जो है वो चार्जर जो है वो जल गया। अच्छा, अब चार्जर है नहीं, प्रेजेंटेशन देनी है, सैटरडे की रात को मैं बहुत परेशान था, तो मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप है टेक एक्सेस, उस पर डाला। तो उस पर एक लड़के ने, यूनुस नाम था, उसने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, इमीडिएटली वो चार्जर लेके आ गया और 2 घंटे के अंदर हमने ये चीज़ खरीद ली। और वो चार्जर जो ढूंढने के लिए मैं 2-3 दिन से परेशान था, वो इमीडिएटली हो गया। तो ये डिजिटल का एडवांटेज है। तो आप डिजिटल तो ज़रूर करें। अच्छा, दूसरे कुछ सवालात आए हैं इसमें। एक नकीब साहब ने कहा है कि जीशान खत्री के साथ कनेक्ट करें। मैं करूंगा ये कि जीशान साहब का पर्सनल जो फेसबुक का प्रोफाइल है और नैनो क्लोक का जो प्रोफाइल है, ये मैं तस्कीन को जो है वो ईमेल कर देता हूँ उनको। तो तस्कीन अगर प्लीज़ ग्रुप के साथ शेयर कर लें तो आई थिंक इट विल बी कन्वीनियंट। फिर इसके बाद लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके फीडबैक का। नकीब का एक और क्वेश्चन आया था कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर हैं डीलिंग इन फेस मास्क। ठीक है, मतलब आपके लिए मेरे ख्याल में ये रेलेवेंट लिंक होगा नैनो क्लो का। जी सर, इसीलिए मैंने और मांगा था कि ज़ीशान खत्री ठीक है, से आप मुझे लिंक करवा दीजिएगा। जी करवा दें। मैं आपको वो तस्कीन के साथ में शेयर कर लेता हूँ, वो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, मोहसिन थैंक यू वेरी मच, नोमान थैंक यू, इसरार थैंक यू वेरी मच। मुनव्वर साहब, मेरा ख्याल है कि लोगों ने बाकी शुक्रिया अदा किया है, और मैं भी IBA कराची से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपने बहुत टाइम निकाला, और मैं ज़ाती तौर पे भी हमेशा आपके सेशन से बहुत सीखता हूँ।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी काफ़ी सीखा होगा। और जुए काफ़ी टाइम ले लिया हमने आपका, तो इसलिए थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करने लगे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और सर आपका भी शुक्रिया। और मुझे बहुत मज़ा आता है CD के प्रोग्राम्स में आने में, क्योंकि हर दफ़ा ऑडियंस जो है वो बड़ी मोटिवेटेड होती है, और मेरे ख्याल में मुझे लगता ही है कि जो भी मेरा सेशन होता है उससे फ़ायदा ज़रूर होता है लोगों को। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच मुनव्वर भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।